हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा कर सकें और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग अपनी हिस्ट्री क्लास 12 की किताब का जो अपनी तीसरी किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, उसके थीम नंबर 12 जिसका नाम है कॉलोनियल सिटीज, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लिया है, इसके एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसके वन शॉट रिवीजन वीडियो को हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसके ऊपर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके बाद में हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। इससे हमको 2-3 बातें समझ में आएंगी। पहला तो ये कि सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी इस पर्टिकुलर चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि उन सवालों का जवाब देना कैसे है, अपना जो नॉलेज अपन ने यहां पर गेन किया है उस नॉलेज को हमको यहां पे किस तरह से प्रेजेंट करना है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। एक होता है अच्छा खाना और एक होता है अच्छे खाने का अच्छा प्रेजेंटेशन। आपने खाना कितना ही अच्छा बनाया हो मगर अगर आपने उसको अच्छे से थाली में सजाया नहीं है, अगर आपने उसको अच्छे से जो है आपने उसको बेसिकली इस तरीके से नहीं रखा है कि वो देखने में अच्छा लग रहा हो, रायता कहीं जा रहा है, दाल कहीं जा रही है, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, वो अगर हौच पौच है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, प्रीतिकर नहीं लगेगा और उसके चलते होगा ये कि सामने वाला वो खाना कितना भी टेस्टी हो मगर सामने वाले की शायद इच्छा उतना उसको अप्रोच करने की नहीं होगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपने खाना उतना टेस्टी भी नहीं बनाया, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, मगर अच्छे से प्रेजेंटेबल है तो सामने वाला उसके प्रति जाएगा क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है। यही बात हमारे आंसर्स पे भी लागू होती है। हमसे सवाल जो पूछा गया है, नॉलेज हम सबके पास में होता है मगर हमने उसे प्रेजेंट कैसे किया है वो बहुत मैटर करता है। एक वो थाली जिसमें कंटेंट ठीक ठाक है मगर प्रॉपरली अरेंज नहीं है और उसको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि इसने जो है प्रेफरेंस आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं लिख दिए हैं, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू कर दिया है, इस तरीके से एक सवाल का हौच पौच बना दिया। और एक ये जिसने कंटेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी कंटेंट नहीं है मगर ठीक तरह से अरेंज है, प्रॉपर तरीके से जो है उसका अरेंजमेंट वगैरह किया गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाला जो आपका आंसर है जो एक ठीक ठाक सजी हुई थाली की तरह, उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और पहला जिसमें कंटेंट भली कितना अच्छा हो, प्रिपरेशन कितना अच्छा हो, मगर अगर प्रैक्टिस नहीं की गई आंसर राइटिंग की और अच्छे से अपनी थाली को नहीं सजाया गया तो या फिर अपने अच्छे से आंसर नहीं बनाया गया तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स वगैरह मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली हमारा आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से हमको करना है, आंसर राइटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातचीत हमें आज के सेशन में करनी है। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काफ़ी कुछ हम लोग नया यहाँ पर सीखेंगे, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और नई नई चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो अब शुरू करते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एंजॉइंग एज वेल एज यू विल बी गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, टू व्हाट एक्सटेंट आर सेंसस डाटा यूजफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल एक्सटेंट। मतलब हमको ये बताना है कि जो सेंसस का डाटा है या फिर जो जनगणना की जाती है लोगों की, उसका जो डाटा है वो कितना हेल्पफुल है आपका जो अर्बनाइजेशन का पैटर्न है कॉलोनियल कंटेक्स्ट में उसको समझने के लिए। सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो है आपके यहाँ पे अपना पूरा का पूरा साम्राज्य वगैरह स्थापित किया और अपने कुछ नए शहर बनाए। एक तो कुछ अंग्रेजों के आने के पहले आपके पुराने ट्रेडिशनल शहर हुआ करते थे तो उनमें भी कुछ बदलाव वगैरह हुआ, कुछ शहर ऐसे थे जो स्टैग्नेंट हो गए और काफ़ी लंबे वक्त तक फिर उनका विकास नहीं हो पाया, जैसे दिल्ली वगैरह का शहर था वो काफ़ी वक्त तक जो है स्टैग्नेंट पड़ा रहा। मगर कुछ शहर जो है अंग्रेजों ने एकदम ज़मीन से बनाना शुरू किया और उनको बनाते बनाते उन्होंने बहुत बड़े महानगर बना दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि शहर के नाम पे आपने सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के खड़ी कर दी और वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। जैसे जैसे आप शहर बड़े करते चले गए वैसे वैसे वहाँ पर लोग आते चले गए। तो कहने का
मतलब यह है कि अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया उन शहरों का। और ये कौन से शहर थे? अंग्रेजों के बनाए हुए शहर थे, तो इनको हम लोगों ने नाम दे रखा है कॉलोनियल सिटीज। अब ये कॉलोनियल सिटीज में अर्बनाइजेशन का क्या रेट था, अर्बनाइजेशन के क्या पैटर्न थे, अर्बनाइजेशन कब ज्यादा हुआ, अर्बनाइजेशन कब कम, कब जो है कम हुआ, कब बढ़ना शुरू हुआ, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए ये जो अंग्रेजों ने जनगणना शुरू करी थी, ये जो सेंसस का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये जो सेंसस वगैरह ये लोग किया करते थे, क्या उसके डाटा की मदद से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के पैटर्न्स वगैरह, कॉलोनियल कंटेक्स्ट की बात की जाए या कॉलोनियल सिटीज की बात की जाए उस रिस्पेक्ट में? और अगर कर सकते हैं तो उस एक्सटेंट में, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ये डाटा कितना हेल्पफुल है वो हमको बताना है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि देखिए, अगर आप ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है सेंसस का, अगर इसकी केयरफुल स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिससे अर्बनाइजेशन अंग्रेजों के टाइम पीरियड में किस तरह से हुआ था उसके बारे में भी पता चलता है, और उस अर्बनाइजेशन का पूरा ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है उसके बारे में भी आपको काफी सारी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो बातें कही गई हैं। सेंसस जो है उसका जो डाटा है वो आपको क्या क्या बताता है? सेंसस के डाटा में एक तो आपको ये पता चलता है कि अर्बनाइजेशन जो है उसका ट्रेंड क्या था, पहली चीज, और साथ ही साथ किस एक्सटेंट तक जो है अर्बनाइजेशन हुआ है, कहाँ ज्यादा हुआ है, कहाँ कम हुआ है, इन सब चीजों के बारे में आपको बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर आप किसी की सुनी सुनाई बात में नहीं खेल रहे हो, आप यहां पर डाटा में खेल रहे हो। और जब आपके पास में डाटा है, जब आपके पास में नंबर्स हैं, तो डाटा का इंटरप्रिटेशन करके जो भी आपको हिसाब किताब मिलेगा, जो भी आपको बातें पता चलेंगी, वो काफी ज्यादा सही होंगी, सच्चाई के ज्यादा करीब होंगी, ज्यादा सटीक होंगी। क्योंकि किसी की सुनी या हुई बातों पर भरोसा करने वाली बात नहीं है। नंबर्स या फिर आपके पास में प्योर मैथ सामने रखा हुआ है, मैथ्स को आप जो है लगा लो, आपको सही अंदाजा या सही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आपका ये जो डाटा सेंसस के वक्त में जो अंग्रेजों ने करवाया था, जो उसमें जो डाटा हम लोगों को मिला है, जो कलेक्ट हुआ है, उसको अगर आप ध्यान से स्टडी करो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिसकी मदद से अर्बनाइजेशन, ना सिर्फ अर्बनाइजेशन को समझने में कि किस तरह से जो है शहरीकरण हुआ अंग्रेजों के टाइम पे, मगर उसका क्या ट्रेंड था उसको समझने में भी हमको काफी ज्यादा हेल्प लगती है। अब इसको एग्जामिन इस तरीके से किया जा सकता है कि ये जो सारा का सारा डाटा हमको मिला, उसको स्टडी कर जो हमारा चैप्टर था कॉलोनियल सिटीज, उसमें हमको पता चला कि भाई अर्बनाइजेशन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी 1800 के बाद में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा स्लगिश थी। अब ऐसा नहीं था कि बहुत एकदम से शहर बनाए और खटाखट लोग इसमें आके रहने लगे और सब एकदम जो है बढ़िया तरीके से हो गया। अर्बनाइजेशन बहुत स्लोली बढ़ा है, एकदम आपको जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो एकदम से देखने को नहीं मिलती, काफी स्लगिश ग्रोथ रही है। एक धीरे धीरे 1800 के बाद में ये ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ है। 19th सेंचुरी की बात की जाए और उसके भी पहले 2 दशकों की बात की जाए, इन द 19th सेंचुरी एंड इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज वेरी लो एंड स्टैग्नेंट। तो 19th सेंचुरी की बात कर लीजिए, उसके जो शुरुआती 2 दशक हैं, और उसी तरीके से आप 20th सेंचुरी की बात कर लो और उसके जो शुरुआती 2 दशक उठा के देख लो, यानी कि 1810 और 1820 की बात कर लो और 1910 और 1920 की बात कर लो, दोनों में आपको यह देखने को मिलता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन था वो बहुत कम था और बहुत स्टैग्नेंट था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है, मतलब यह कि बहुत कम मात्रा में लोग जो हैं शहरों में रहा करते थे, पूरी अगर ओवरऑल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में देखा जाए। दूसरी बात यह कि अब ऐसा भी नहीं है कि साल दर साल जो है इनकी संख्या एकदम से एक सर्टेन 2, 5, 10% के रेट पे बढ़ रही हो। जैसे लेट से आपको पिछले साल लेट से 0.02 या 0.3% का ग्रोथ देखने को मिला है, तो ज्यादा 0.5% का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मोर और लेस अगर 1 लाख लोग पिछले साल आपको शहर में देखने को मिल रहे हैं, या 10 साल पहले 1 लाख लोग इस शहर में रहते थे, तो ज्यादा 1 लाख 2,000, 1 लाख 3,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख 5,000 लोग तक जो है वो आके 10-11 सालों में आके जुड़े हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है अगर 10-11 सालों के हिसाब से अर्बनाइजेशन के एक्सटेंट में बात की जाए तो अपने को ये बात समझ में आती है। जब ये शहर बनना शुरू हुए 1810, 1820, 1830 उठाकर देख लो तब भी, और जब ये शहर ठीक ठाक बन चुके थे 1910, 1920, 1930 में आप देखोगे, 1920 तक में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन जो यहां रहती थी ओवरऑल देश की पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट में बहुत कम थी, पहली चीज। और दूसरा, इनकी जो ग्रोथ थी वो भी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थी। अब ऐसा ही नहीं है कि बहुत अनडिसाइड रेट पर ये बढ़ रहे हैं। 10 साल पहले 1 लाख लोग रहते थे, आज 10 लाख लोग रह रहे हैं, इस तरीके की कहानी नहीं हुई। अब रिकॉर्ड्स वगैरह को अगर आप देखोगे तो 1900 से 1940 के बीच में 40 साल का जो फेज रहा है, 13% के आसपास आपको अर्बन पॉपुलेशन की उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिलता है। मगर इसी टाइम पीरियड में अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करो पूरे देश की, तो उसमें 10% का ग्रोथ समझ में आता है। मतलब यह कि अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखोगे जो देश में रहती थी या फिर जो प्रोमिनेंटली
गांव में रहती थी देश में, उसकी अपेक्षा ये 13% की ग्रोथ भी जो शहरों में हुई है वो बहुत नगण्य है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी चीजें जो अपने को यहां पर समझ में आती हैं। 1900 से 1940 के बीच में 13% की जो ग्रोथ हुई है अर्बन पॉपुलेशन में, मगर उसी वक्त में 10% के करीब जो है ओवरऑल पॉपुलेशन जो है देश की बढ़ी है, तो इसके चलते ये 13% की ग्रोथ नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। एंड ये सारी बातें जो अपने को यहां पर समझ में आती हैं। इसके अलावा और भी चीजें क्लियर होती हैं कि जो डाटा जो है इसके कलेक्शन से अपने को समझ में आता है, लोगों का जो है अपन क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। एक तो उनकी उम्र के हिसाब से, तो इससे ये समझ में आएगा कि आपको किस उम्र का जो है वर्ग आपको देखने के लिए सबसे ज्यादा मिल रहा है, शहरों में, गांव में या कहीं और। दूसरा सेक्स के बेसिस पे कि मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और इस तरीके से जो सारा का सारा डाटा है काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है हो जाएगा अलग अलग पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए, चेक्स एंड मेजर्स लेने के लिए, काउंटर बैलेंसेस वगैरह के लिए, आपकी स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, ताकि और ज्यादा विकास वगैरह किया जा सके और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये डाटा काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये अपना जो सवाल का जवाब है वो यहाँ पे अपना होके खत्म हो जाएगा। अब इसमें हाईलाइट क्या क्या करना है, एक तो ये आपने पॉइंट आपका हाईलाइट कर देना है, ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, एंड लास्ट में ये वाला पॉइंट भी चाहे तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, एक अच्छा सवाल या फिर एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा सवाल का। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें पूछा गया है व्हाट डू द टर्म व्हाइट एंड ब्लैक टाउन सिग्निफाई। अब हमको ये बताना है कि जो शब्द है व्हाइट टाउन और ये जो शब्द है ब्लैक टाउन, इसका क्या मतलब है। हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने जो शहर वगैरह बनाए थे, स्पेसिफिकली मद्रास में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, कलकत्ता में देखने को मिलती है कि जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए शहर थे इसमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता था। शहर के एक हिस्से को ब्लैक टाउन कहा जाता था, शहर के एक हिस्से को वाइट टाउन कहा जाता था। तो ये जो ब्लैक टाउन का ब्लैक है और वाइट टाउन का वाइट है, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद किया गया। अब आपको यही पूछा गया है कि ये जो शहर का एक हिस्सा वाइट कहला रहा है और एक हिस्सा ब्लैक कहला रहा है, भैया इसके क्या मायने हैं, इसका क्या सेंस बनता है, वो आपको बताना है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई व्हाइट टाउन शहर का वो इलाका हुआ करता था जहाँ पे यूरोपियंस रहा करते थे, और ये इलाका हमेशा सेपरेट हुआ करता था। इसमें जनरली हिंदुस्तानियों को एंट्री रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम नहीं मिलती थी, ठीक है। इसमें जो सड़कें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती थी, बड़े बड़े बंगले आपको देखने के लिए मिलते थे। उन बंगलों के साथ में बड़े बड़े गार्डन्स हो गए, बैरक्स हो गए, परेड ग्राउंड्स हो गए, चर्च वगैरह हो गई, ये सारी व्यवस्था वगैरह जो है उनके अंदर रहती थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अंग्रेज़ों के लिए अपने सेफ हेवन्स हुआ करते थे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि आपने नॉर्मल शहर आप देखिएगा, और अगर आप में से किसी को मौका मिले किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट में जाने का, तो अगर आप छावनी की तरफ जाओगे तो नॉर्मल शहर आपको ऑल टुगेदर एक अलग चीज दिख रही होगी, मगर जैसे ही आप छावनी के अंदर कदम रखोगे आपको लगेगा दुनिया बदल गई है। सड़कें एकदम चौड़ी हैं, एकदम साफ सुथरा है सब कुछ, घास वगैरह बढ़िया प्रॉपर कटी हुई है, रोड पे कोई चलता हुआ नहीं दिखेगा, चलने के लिए एकदम रोड के साइड में एक अलग जो है आपका वो पाथवे बना हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह जो है एकदम आपकी क्लियर कट डिमार्केटेड है, रहने के आपके क्वार्टर्स अलग हैं, बाकी जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह वो अलग है। तो कभी किसी को मौका लगे, किसी के फादर मदर या रिलेटिव्स वगैरह अगर फौज में काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा, अगर किसी के रिलेटिव्स काम करते हैं, कभी जाने का मौका लगे तो देखिएगा वो छावनी के बाहर की जिंदगी जो है, वो सड़कें, वो बाकी सारा जो रिहाइश, और छावनी के अंदर जैसे ही आप घुसोगे आपको ऐसा लगेगा कि एकदम दिन और रात का फर्क आ गया, एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप अंदर आएंगे, आप जैसी कैंट के अंदर आते हैं तो कैंटोनमेंट के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, लगभग वैसी कुछ कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी कि बाकी सारा शहर एक तरफ और ये जो आपको अंदर का जो यूरोपियन इलाके देखने को मिल रहे हैं, जो व्हाइट टाउन देखने को मिल रहा है, वो एक तरफ। इनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था, बहुत साफ सुथरा रखा गया था। तो ये एक तरीके से गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए, यूरोपियंस के लिए बड़ा सेफ हेवन हुआ करते थे। एग्जांपल इसका है मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब इट वॉज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाइट टाउन वेयर मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस लिव्ड। अब अंग्रेजों ने जो एक आपका किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसी के चारों तरफ जो है मद्रास शहर आपका डेवलप होता चला गया। अब ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इसके अंदर सिर्फ आपके यूरोपियंस को रहने की इजाजत थी, चारों तरफ से इसको बढ़िया तरीके से फोर्टिफाई वगैरह किया गया था और इसके आसपास जो है रिहाइश वगैरह डेवलप होना शुरू हुई। मगर फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, इसको आप बेसिकली जो है व्हाइट टाउन मान सकते हैं, या फिर ये जो व्हाइट टाउन आपका अंग्रेजों का डेवलप हुआ मद्रास में, उसका न्यूक्लियस आप जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज को मान सकते हैं। और यहां पर सिर्फ जो है
यूरोपियंस को रहने की इजाजत थी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपके अंग्रेज देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रेंच हो गए, सबको वो लोग रख लेते थे। उसका लॉजिक यही था कि अपन सब जो है एक नस्ल के हैं, अपन सब जो है व्हाइट्स हैं, गोरे हैं, इसलिए जो है आप सबको आने की इजाजत है। तो इस तरीके की व्यवस्था वगैरह जो है यहाँ पे बनी हुई थी। वॉल्स एंड बैस्टियंस वर मेड दिस अ डिस्टेंट एनक्लेव। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के चारों तरफ भी जो है आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज के चारों तरफ आपको बढ़िया फोर्टिफिकेशन या फिर बाउंड्री वॉल्स वगैरह बनाई जाती थी ताकि कोई अंदर आसानी से ना आ सके, और एक तरीके से सेपरेट करा जाता था बाकी सारे शहर वगैरह से। तो ये जो वॉल्स और बैस्टियंस बनाए जाते थे, ये इसको अपने आप में एक डिस्टिंक्ट एनक्लेव बना देते थे। अब इसी को अगर आप कंपेयर करोगे शहर में जो ब्लैक टाउन हुआ करता था, तो उसमें हिंदुस्तानी रहा करते थे या फिर हिंदुस्तानियों के अलावा भी कोई दूसरा है। अंग्रेजों को छोड़ के जो जो आपका रह रहा है वो सारे के सारे ब्लैक टाउन के इलाकों में रहा करते थे। मेजॉरिटी इसमें इंडियन होते थे। इंडियन एजेंट्स हो गए, आपके मिडिल मैन हो गए, वीवर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, इंटरप्रेटर्स हो गए, कोई दूसरे लोग अगर आए हुए हैं, वो सबके सब जो है ब्लैक टाउन में रहा करते थे। मद्रास में जो है जब शुरू में शहर डेवलप होना शुरू हुआ, तब मद्रास में ब्लैक टाउन जो है वो फोर्ट के बाहर ही डेवलप हो गया। मतलब ये अगर आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज है तो उसी के चारों तरफ जो है आपका इलाके, उसी के ये अब इसके अंदर गोरे रहते हैं यूरोपियंस, और इसके चारों तरफ जो है आपका ब्लैक टाउन या फिर हिंदुस्तानियों का इलाका डेवलप हो गया। ठीक है जी। अब ये जो ब्लैक टाउन है जनरली इसमें अगर आप देखो, हालांकि उसको बाद में साफ करवा के कहीं और बसवाया गया था, बट पॉइंट ये है कि जो ब्लैक टाउन आपका डेवलप हुआ था ये ट्रेडिशनल इंडियन टाउन के जैसा देखने को मिलता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शहर का एक हिस्सा है जो आपकी जिसको समझने का सबसे अच्छा तरीका आज की जो मिलिट्री कैंटनमेंट्स होती हैं उन छावनियों की तरह है। बढ़िया वेल मेंटेन्ड है, चौड़ी सड़कें हैं, मकान बढ़िया बने हुए हैं, बंगले हैं, साथ में आपके गार्डन है, पूल है, ये है वो है, और चर्च वगैरह बनी हुई सारी चीजें। तो एक वो इलाका हो गया, और एक वो इलाका है जिसमें हिंदुस्तानी रह रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल हिंदुस्तान का कोई जो दूसरा शहर है उसकी तरह आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर जो है आपको ट्रेडिशनल जिस तरीके से लिविंग क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं उसी तरह से देखने को मिलते हैं जैसे बाकी शहरों में बने हुए हैं। एक मंदिर है, एक बाजार है, कई जगहों पे एक मस्जिद वगैरह बनी हुई है। इस तरीके की जो है व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, नैरो लेन्स हैं, और डिस्टिंक्ट आपके कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड्स हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो है उसका अपना एक इलाका बसा हुआ है, एक दूसरी कास्ट का दूसरा इलाका बसा हुआ है। इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ये बनी हुई है। तो एक ही शहर में आपको ये दोनों इतना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है कि एक आपकी बाउंड्री वॉल से अंदर घुसते ही आपको समझ में आ रहा है आप यूरोप के किसी इलाके में हो, और एक जगह आपको समझ में आ रहा है हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में, और वो दोनों इलाके एक ही साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही शहर में। एक को आपने व्हाइट टाउन बोल दिया और एक को आपने ब्लैक टाउन बोल दिया, और कहीं ना कहीं ये रेशियल आपका टोन जो है, अंडर टोन, उसको भी साबित करता है, उसको भी जो है बताता है। तो इस तरीके से सवाल का जवाब जो है वो अपना होकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो बातें आपको हाईलाइट करनी है वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाला पॉइंट आपने हाईलाइट कर देना है, और ये वाला पॉइंट आपने हाईलाइट कर देना है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बस फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास इसका नाम जो है हाईलाइट कर दीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ब्लैक टाउन वगैरह में ये वाला पॉइंट आप हाईलाइट कर दीजिए, और एक ये कास्ट स्पेसिफिक आपके नेबरहुड्स वगैरह होते थे, इसको खास तौर पे हाईलाइट करिएगा। ये वाला पॉइंट जो है इंडिकेट करेगा कि आपने अच्छे से तैयारी करी है, बढ़िया तरह से पढ़कर आए हैं, और इस बात को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी 2-4 बार पलटी गई है, अच्छे से जो इसकी तैयारी की गई। इस तरह से अगर करते हैं अच्छे मार्क्स आपको इस सवाल को करने के लिए मिल जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है हाउ डिड प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट्स एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द कॉलोनियल सिटी। जो आपके प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े हिंदुस्तानी व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को इन कॉलोनियल सिटीज़ में कैसे बसाया, कैसे अपने आप को जो है स्टैब्लिश किया, या फिर अपना आधिपत्य वगैरह जो है वहाँ पे कैसे स्थापित किया। तो इसका जवाब हम लोग ऐसे देंगे कि भाई जो प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो इन कॉलोनियल सिटीज़ में पहले तो सेटल डाउन हुए। चाहे बॉम्बे की बात कर लें, चाहे कलकत्ता की बात कर लें, चाहे मद्रास की बात कर लें, और आज भी जो है आपको सर्टेन जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, जो मर्चेंट कम्युनिटीज़, उनकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन शहरों में देखने को मिलती है। तो पहला काम जो आपके इंडियन मर्चेंट्स ने किया था वो ये था कि वो इन कॉलोनियल सिटीज़ में जाकर सेटल डाउन हुए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। दूसरा काम जो है, दे सर्व्ड एज एजेंट्स और मिडलमैन फॉर द ब्रिटिश एंड लिव्ड इन ट्रेडिशनली बिल्ट कोर्टयार्ड हाउसेस इन द ब्लैक टाउन। तो अब ये यहाँ पे करते क्या थे? पहले तो ये अंग्रेजों के एजेंट के तौर पे काम करते थे, क्योंकि देखिए इस बात को समझना जरूरी है, अंग्रेजों को भी सामान तो खरीदना हिंदुस्तानियों से ही था। जो भी आपका प्रोडक्शन कंट्री साइड में हो रहा है वही सामान खरीद के ये लोग बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। अब हिंदुस्तानियों से डील कैसे करनी है वो अंग्रेजों को उतना नहीं आता था, क्योंकि एक तो हमारी भाषा नहीं जानते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के कस्टम और ट्रेडिशंस अलग हैं। तो मतलब आपको एक बीच में कोई आदमी चाहिए, कोई बिचौलिया चाहिए, जो आपका व्यापार, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है चीजों की, जो सामान वगैरह आपका बना रहा है, आपका काश्तकार हो गया, आर्टिसन हो गया,
गया, या जो अनाज आपका उगा रहा है किसान हो गया, उसके बीच में और आपके बीच में, यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके बीच में एक लिंक का काम कर सके, उनका सौदा वगैरह करवा सके, सप्लाई और डिमांड वगैरह के अनुसार जो है हिसाब किताब बनवा सके, निगोशिएशंस करवा सके कि कितने में दाम, कितने में जो है आपका माल खरीदेंगे, कब सप्लाई करोगे, कैसे करोगे, सारी व्यवस्थाएं वगैरह जो है करवा सके। तो पॉइंट यह है कि जो आपके ये जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे, एक तो ये एजेंट्स के तौर पे काम करते थे या फिर मिडिलमैन के तौर पर, बिचौलियों के तौर पर जो है काम किया करते थे अंग्रेजों के बीच में, और बाकी जो आपके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हिंदुस्तानी थे उनके बीच में, जो गांव वगैरह में रहते थे। और ये शहरों में जब रहना शुरू किए तो इन्होंने अपने खुद के कोर्टयार्ड वाले मकान वगैरह डेवलप कर लिए, जैसे ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी मकान होते हैं, और ये ब्लैक टाउन में रहा करते थे। दे सेंटर्ड ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन दीज सिटीज एंड हेवीली मेड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। अब आने के बाद में इन्होंने दो तीन काम जो किए, सबसे पहले तो आके इन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिडिलमैन वगैरह का, बिचौलिए का रोल जो है वो ले लिया। दूसरा, अपने खुद के मकान बना लिए। तीसरा काम जो इन्होंने किया वो ये था कि इन कॉलोनियल सिटीज में उन्होंने बड़ी बड़ी मात्रा में जो है जमीन वगैरह खरीदी और इन जमीनों में इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शहर जिस तरह से बड़े हो रहे थे, ये बात तो तय थी कि ये शहर अभी और फैलेंगे, इसमें और इन्वेस्टमेंट करना जो है वो फायदे का सौदा साबित होगा, बाद में आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। आज भी हम लोग इसी बात को ध्यान में रखकर जमीन में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अभी जमीन में यहाँ पे पैसा डाल दो, बाद में यहाँ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, जमीन का दाम जो उठ जाएंगे, तो या तो प्रॉपर्टी बना लेंगे, नहीं तो फिर इस जमीन को बेच के अच्छे दाम अपन कमा सकते हैं। इस तरीके से जो हम लोग थॉट प्रोसेस वगैरह रखकर काम करते हैं, या मकान बना के डाल देते हैं कि यार ये मकान बाद में जो ज्यादा महंगा बिकेगा, 10-15 लाख में खरीदा, 1-8 करोड़ में बेचेंगे। इस तरीके का थॉट प्रोसेस के साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में खूब किया जाता है। वही काम इन लोगों ने किया कि बड़ी मात्रा में जमीन जो है इन सिटीज वगैरह में और उनके आसपास खरीदी और इसमें हैवीली इन्वेस्टमेंट वगैरह करके उसको डेवलप किया, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ दे वांटेड टू इंप्रेस देयर ब्रिटिश मास्टर्स और कॉलोनियल रूलर्स or white people living in the white towns by giving lavish parties during festival seasons and build temples to establish their supremacy and prestige in society। तो अब ये दो काम और करते थे। ये यहां पे देखिए एक बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इनकी कहानी यह है कि ये व्यापार कर रहे हैं, फायदा ढूंढ रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये लोग इज्जत भी ढूंढ रहे हैं। वो जो एक डायलॉग है शायद आपका सीक्रेट गेम्स में था कि अपन को चाहिए इज्जत, या फिर इस तरीके का एक डायलॉग वगैरह था। तो बेसिकली ये रिस्पेक्ट की तलाश भी जो है यहाँ पे कर रहे थे। पहली चीज तो ये कि इन्होंने बड़ी बड़ी पार्टीज और इस तरीके की चीजें देना शुरू करी। अपने कॉलोनियल मास्टर्स वगैरह को टाइम टू टाइम जो है गिफ्ट वगैरह दिया करते थे ताकि उनको इंप्रेस किया जा सके। साथ ही साथ जो दूसरे गोरे वगैरह जो रहते हैं उनके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डाला जा सके। कहीं ना कहीं ये हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी दिखाता है जो अब तक हम लोगों के अंदर आने लगा था। आज भी जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से हम शिकार, वो कहीं ना कहीं इसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है कि हम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं उन लोगों पर जो हमारे मालिक हैं, जो हमको बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, तो हम उनके गुड बुक्स में आने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं। एक तो अंग्रेजों का जो है आप फेवर जीतने की कोशिश कर रहे हो, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ हद तक समझ में भी आता है क्योंकि इनके साथ में व्यापार करना था। मगर एट द सेम टाइम आपको अंग्रेजों का पिछलग्गू ना मान लिया जाए, अंग्रेजों का चाटुकार ना मान लिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो है सुपरमेसी सोसाइटी में जिनके बीच में रहते हो उनके बीच में स्टैब्लिश करने के लिए बड़े बड़े टेंपल्स भी आपने बनाए, वक्त वक्त पर उनमें भोज भी आप देते हो, फेस्टिवल सीजन में जो है आप यहां पर सेलिब्रेशंस भी अच्छे अच्छे करवाते हो। तो ये सारी चीजें कर आप बैलेंस बनाकर चल रहे थे और इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यापारियों ने एक ठीक ठाक जो है अपने आप को कॉलोनियल सिटीज में स्टैब्लिश कर लिया। और उसका नतीजा भी जो निकला बाद में, जब ये शहर एकदम महानगर बन गए तो ये उसके धन्ना सेठ बनकर निकल कर आए, उसकी जो है बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वगैरह के तौर पर निकलकर ये लोग सामने आए। तो इसमें 2-3 पॉइंट जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए, और ये वाला पॉइंट जो है इसमें 2-3 पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इंप्रेस करना चाहते थे ब्रिटिश मास्टर्स को, और दूसरा ये है कि टेंपल्स वगैरह बना के अपनी खुद की सोसाइटी में सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। इस तरह से एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया एग्जामिन हाउ कंसर्न्स ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ गेव शेप टू कलकत्ता। अब हमको ये बताना है कि अंग्रेजों का जो ये कंसर्न था या अंग्रेजों की जो चिंता थी डिफेंस को लेकर और हेल्थ को लेकर, उसने कलकत्ता की शेपिंग में कितना बड़ा योगदान निभाया है। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि 3 गांव लेकर आपका जो है गोविंदपुर, सुतीनाता और कलिकाता को लेकर अंग्रेजों ने जो है आपका कलकत्ता शहर डेवलप करना शुरू किया था, और बाद में फिर ये 3 गांव की जमींदारी को बढ़ाते बढ़ाते और ज्यादा बड़ा किया और कलकत्ता महानगर बना दिया। मगर जब ये कलकत्ता महानगर बन रहा था तो इसमें एक तो ये कि अपना डिफेंस का ध्यान हमको रखना है।
ठीक है जी, कि हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेज थे तो माइनॉरिटी में, तो अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान प्लस अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि उस वक्त में महामारियां बहुत फैलती थी और बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियों के अच्छे इलाज नहीं हुआ करते थे, तो काफी सारी चीजें थी। तो डिफेंस, अपनी खुद की सुरक्षा और सेहत, इन दोनों फैक्टर्स के चलते जो कलकत्ता शहर डेवलप किया अंग्रेजों ने, उसकी डेवलपमेंट में जैसे जैसे वो महानगर बना, उसकी प्रोग्रेस में क्या रोल इन दो फैक्टर्स ने अदा किया था, वो हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई डिफेंस और हेल्थ के कंसर्न्स ने अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता शहर का जो विकास हुआ है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उस पर इस तरीके से असर डाला इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से हमने हेडिंग बनाई, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिफेंस के नाम से सब हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अटैक कर दिया था, और उस वक्त कलकत्ता में एक बहुत छोटा सा फोर्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था, उसको सैक कर दिया। सैक कर दिया मतलब उसको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया और अंग्रेजों को हरा दिया था। बाद में फिर अंग्रेजों ने खैर काउंटर अटैक किया, पलटवार किया, वो लंबी चौड़ी कहानी है। 1757 में नवाब जो था सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब को हरा दिया बैटल ऑफ पलासी में, और उसके बाद में अंग्रेजों ने जो है अब फिर से यहां पर जो ये आपका फोर्ट तोड़ दिया था सिराजुद्दौला ने 56 में, एक साल पहले, इसको ठीक करने का डिसाइड किया। मगर इस बार उनको अपने सबक मिल चुके थे। 1756 में जब सिराजुद्दौला ने हमला किया, तब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि जो छोटा सा फोर्ट हमने बनाया था, ये जो छोटा सा किला हमने बनाया था, अगर फिर इस तरीके का कोई हमला हो गया तो फिर सिराजुद्दौला जैसा कोई और घुसेगा और उसको पूरा का पूरा सैक कर चला जाएगा। अब इसका डेवलपमेंट हमको इस तरीके से करना है, अब इसका कंस्ट्रक्शन हमको इस तरीके से करना है कि एक तो इसका अटैक, इसके ऊपर आसानी से अटैक ना किया जा सके, दूसरा अगर इसके ऊपर अटैक होता है तो कम से कम हम जो है इसका जो है सही तरीके से दिफा कर सकें, सही तरीके से हम लोग इसका डिफेंस कर सकें, छोटी फोर्स के साथ में भी हम लोग इफेक्टिवली लड़ सकें और अपने दुश्मन को हरा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका ये जो फोर्ट है उसको डेवलप किया गया था। तो दो बात ध्यान में रखने वाली बात है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिराजुद्दौला ने जो हमला किया था, उस हमले के चलते जो है डिफेंस का कंसर्न समझ में आ गया, और अगले साल सिराजुद्दौला को निपटाने के बाद में इन लोगों ने ये बोला कि अब आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो सके, फिर एक तो हम पे कोई हमला ही ना करे, नंबर 1, और अगर करता भी है तो फिर इस बार इतना आसानी से हम लोग पिटेंगे नहीं, इस बार जो है पलट के मारेंगे, लड़ाई करेंगे और जमकर लड़ेंगे। इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए अपनी छोटी फोर्स के साथ में अगर हमला होता है हमारे ऊपर तो हमें इफेक्टिवली लड़ना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो आपका ये अंग्रेजों का ये जो छोटा वाला फोर्ट था जिसे सिराजुद्दौला ने सैक कर दिया था 1756 में, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का उन्होंने प्लान बनाया। अकॉर्डिंगली उन्होंने फोर्ट विलियम जो है एक नया फोर्ट विलियम डेवलप किया, और ये नया फोर्ट विलियम जब उन्होंने पूरा बना लिया तो उसके कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखा गया कि इसमें ऐसी ऐसी पोजीशंस बनाई जाए जहां से एक एक सिपाही जो है अगर आपकी इन्वेडिंग आर्मी है तो उनके साथ में लोहा ले सके। और दूसरा काम जो इन्होंने किया वो ये था कि इस पूरे के पूरे आपका जो फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन था उसके चारों तरफ में मैदान खुला छोड़ दिया, जिसके लिए बंगाली में शब्द इस्तेमाल किया गया गारेर मठ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या किया इन्होंने, नया किला बनाया जिसको नाम दिया गया फोर्ट विलियम, उसको तो आपने लड़ाई झगड़े के हिसाब से तैयार किया ही किया, मगर उसके चारों तरफ आपने खाली मैदान छुड़वाया, आपने वहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह था सब तोड़वा दिया और उसके चारों तरफ में आपने खाली मैदान छुड़वाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करने आता है तो उसको छुपने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पर अगर बिल्डिंगें होंगी तो बिल्डिंगों का वो कवर ले सकता है, फिर आप निशाना विशाना लगाओगे, निशाना चूकने का खतरा है। मगर चारों तरफ अगर आपने खुला मैदान छुड़वा दिया और अगर फौज यहां से आ रही है, 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 आपके ऊपर हमला कहीं से भी हो रहा हो, मगर एक तो आपको दिख जाएगा वेल ऑन टाइम, अकॉर्डिंगली आप जो है पोजीशन ले लोगे। दूसरी बात यह कि निशाना लगाकर गोली मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई जो भी होगी आपका सिपाही बैठकर फायर करेगा। तो जब फायर आप कर रहे हो और सामने वाले के पास में छुपने का कोई डिफेंस ही नहीं है तो वो एक तरीके से आपके लिए जो है बड़ा आसान निशाना बन जाएगा और इस तरीके से रोकना आसान हो जाएगा। इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए फोर्ट विलियम को डेवलप करवाने के बाद में उसके आसपास जितना कंस्ट्रक्शन था सब तोड़वा दिया और सब तोड़वा के एकदम खाली मैदान छोड़वाया है। आज भी आप कलकत्ता जाके देखोगे तो वो खाली मैदान, जिसको बांग्ला में या बंगाली भाषा में गारेर मठ बोला जाता है, वो आज भी जो है खुला उसी तरीके से पड़ा हुआ है। और इसका जो है कहीं ना कहीं एडवांटेज भी मिला, क्योंकि उसके बाद फोर्ट विलियम पे हमले हुए नहीं इस तरीके से, और जो भी छोटी मोटी इश्यूज वगैरह है उसको इस पर्टिकुलर डिजाइन ने जो है काउंटर कर लिया। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है किया गया था, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो है लाइन ऑफ फायर में ना आए। अगर कोई एडवांसिंग आर्मी इसकी तरफ बढ़ती है तो आपको चाहे तोप का मुंह खोलना है उनकी तरफ, चाहे अपने जो सिपाहियों को ऑर्डर कर गोलियां चलवानी है, फायर करवाना है, दोनों काम जो है आसानी से हो सके और जो एडवांसिंग आर्मी है उसको निपटाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए फोर्ट विलियम जो है डेवलप किया गया था। दूसरा आपका
हेल्थ का कंसर्न जो था जिसके चलते इन्होंने फिर जो फर्दर आपका शेपिंग वगैरह करी है कलकत्ता की, अब थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो हेल्थ के नाम से आपने एक सब हेडिंग बना दी, अब उसमें हम लोग लिखेंगे कि हेल्थ जो है इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपके कलकत्ता की शेपिंग में जो है अदा किया है। लॉर्ड वेलेस्ली जब आपके गवर्नर जनरल बने तब उनको पता चला कि हिंदुस्तानी इलाका जो है, क्योंकि यहां पे भी वही कहानी थी, एक आपका व्हाइट टाउन हुआ करता था जिसमें अंग्रेज रहते थे और एक आपका ब्लैक टाउन हुआ करता था जिसमें इंडियंस रहते थे। तो जब लॉर्ड वेलेस्ली भाई साहब आए गवर्नर जनरल बनकर, इनको पता चला कि हिंदुस्तानी इलाका जो है शहर का, उसकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं वगैरह जो है बहुत ज्यादा खराब है। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रखी है, दूसरा एक्सेसिव वेजिटेशन है, यानी कि जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पे आपका घास फूस और बाकी सारी चीजें जो है खूब ज्यादा उग रही हैं। तीसरा इनके टैंक्स वगैरह जो है, नालियां वालियां डर्टी हैं और आपका पानी वगैरह जो है रुका हुआ है, सारी ड्रेनेज वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम वगैरह है, ड्रेनेज चौक है सारे, तो स्मेल वगैरह जो है 24 घंटे आती रहती है और सारी चीजें होती रहती हैं। अब अंग्रेज जो थे उनको डर लगता था इन सारी परिस्थितियों से कि यार इन सब चीजों के चलते बीमारियां होंगी और हिंदुस्तानियों में अगर हुई तो होते ना होते वो हम लोगों तक भी पहुंचेंगी। तो अंग्रेज जो थे इन कंडीशंस को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थे, क्योंकि उनको पता था इस सारी गंदगी से मैक्सिमम डिसीजेस आते हैं और अगर ये डिसीजेस अगर आपका आउटब्रेक में फैल गया तो ये सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं मरेंगे, ये फिर कहीं ना कहीं हम तक भी आएगा और फिर हमारे इलाकों में जो है नुकसान होगा। ये इन लोगों को पता चल चुका था। प्लेग वगैरह जब आया और बाकी सारी चीजें हुई तो इन्होंने बहुत कोशिशें करी अपने आप को आइसोलेट करने की, मगर उसमें हिंदुस्तानी अकेले नहीं मरे, उसमें यूरोपियंस भी जो है लपेटे में आ गए। तो इनको समझ में आ गया कि एकदम आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इन लोगों का भी कुछ ना कुछ भला करना पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली हमारा भी नुकसान होगा, हमें भी जूते पड़ेंगे अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जब देखा कि हिंदुस्तानियों के रहने के इलाके ठीक नहीं है और इन सारी कंडीशन जो परिस्थितियों को देखकर जब इनको समझ में आ गया कि मैक्सिमम डिसीजेस इसी के चलते हो रहे हैं और ये उसको लेके बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो उन्होंने फिर उसके हिसाब से कुछ व्यवस्था वगैरह कराई। और एक बात यह भी थी कि क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका आपका ट्रॉपिकल इलाका है, यहाँ पे गर्मी वगैरह काफी पड़ती है, तो उस वक्त अंग्रेज जो है, हालांकि बाद में समझ में आया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर अंग्रेज जो है उस वक्त ये समझते थे या उस वक्त ये माना जाता था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट अपने आप में जो है अनहेल्दी है और इसलिए यहां पर इस तरीके का कंजेशन वगैरह नहीं करना चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह आसानी से ग्रो करते हैं, सारी चीजें होती हैं, इसलिए इतना कंजेशन करके नहीं रहना चाहिए। ये जो आप इसी के चलते ये उनको ये लगा कि ओपन स्पेसेस वगैरह जो हैं ज्यादा होने चाहिए शहर में खुली हवा ज्यादा होना चाहिए। जिस तरीके से ओवर क्राउडिंग और कंजेशन है, गंदे संदे आपके ड्रेन्स हैं, नालियां पटी पड़ी हैं, स्मेल आ रही है, बदबू उड़ रही है, सारी बदबू वगैरह आ रही है, इन सब के चलते जो है नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बोला ओपन स्पेसेस वगैरह ज्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंगली लॉर्ड वेलेस्ली जो है उन्होंने टाउन प्लानिंग वगैरह करवाई, टाउन प्लानिंग वगैरह के लिए कई सारी कमिटीज वगैरह बनाई गई और अकॉर्डिंगली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई यहां पर जो है इसका ओवरऑल जो है शहर की ओवरहाउलिंग करना पड़ेगी। तो कई सारे आपके जो बाजार थे, घाट थे, ब्यूरियल ग्राउंड थे, टैनरीज थी, उनको या तो साफ किया गया या फिर उनको ऑल टुगेदर खत्म कर दिया गया, ऑल टुगेदर हटा दिया गया, शहर से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद से पब्लिक हेल्थ का जो नोशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया पूरे के पूरे कलकत्ता शहर के डेवलपमेंट में। जो भी आपके कंस्ट्रक्शन वगैरह किए गए, बार बार अब ये देखा गया कि ये घास फूस की जो हट बनाते हैं उसमें आग लग जाती है, तो उसका जो छप्पर डलता था वो आपका घास का नहीं होगा, ये आपका बैन लगाया गया है इसके ऊपर कि आप घास वगैरह का छप्पर नहीं बनाओगे, कबेलू वगैरह डालोगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें की गई ताकि ये सब कुछ रोका जा सके। एक तो आपका ओवर क्राउडिंग रोकी जा सके, दूसरा यह है कि आपका ओवर क्राउडिंग रोकी जा सके, आपका सैनिटरी व्यवस्थाएं वगैरह ठीक ठाक करवाई जा सके। तीसरी चीज जो करवाई गई वो ये था कि आपका ये जो आपके इलाके हैं जहां पे आपका बीमारियां फैलने का खतरा काफी ज्यादा है, टैनरीज वगैरह हो गई या फिर आपके ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, जहां पे आपके पब्लिक बाथिंग घाट्स हो गए, बाजार जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, इनको या तो आपने थोड़ा जो है स्पेस वगैरह दिलवाया ताकि लोगों के पास थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस हो, नहीं तो ऑल टुगेदर खत्म करवा के बाहर जो है शहर के भिजवा दिया ताकि ये बीमारियां वगैरह जो है उसके सिंक वगैरह ना बन जाए। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें की गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी, बाद में उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम किया, काफी बड़े लेवल पर जो है डेवलपमेंट वगैरह के काम वगैरह किए गए, मगर ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि बीमारियां ना फैले और इसके चलते कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर पूरा का पूरा जो आपका शेपिंग हुई है कलकत्ता की उसके ऊपर एक बड़ा असर डाला है। चले, तो इस तरीके से सवाल जो है वो खत्म होता है। अब इसमें जो आपको पॉइंट वगैरह हैं जिनको हाईलाइट करना है वो क्या क्या है, एक तो आप ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरा आप ये वाला पॉइंट जो है हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इसमें सिर्फ मैदान या फिर गारियर मत जो है इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, उतना भी चल जाएगा। और ये वाली लाइन दिस वाज डन फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इतना कर दीजिए, इतना बहुत है। इसके बाद में आ जाते हैं सेकंड वाले पोर्शन पे। तो सेकंड वाले पोर्शन में आप एक तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए,
ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए और ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए, या फिर इसमें जो है आपका पब्लिक नोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है बिकेम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां तक जो है हाईलाइट कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा। इस तरीके से एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट कॉलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स विच कैन बी सीन इन बॉम्बे सिटी, यानी कि बॉम्बे सिटी में आपके आज की तारीख में भी वो कॉलोनियल टाइम पीरियड की कौन कौन सी डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो आज भी आपको देखने को मिलती हैं या फिर मिल सकती हैं, या बॉम्बे सिटी में आने के बाद अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हैं, अलग अलग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया था। इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि पहले इनके क्या कहानी थी और इनके आने के बाद में क्या चीज़ हुई, क्या मॉडिफिकेशंस हुए और उसके नतीजे में आज हमारे को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस तरह से जो है पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हम बनाएंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि पहले ये होता था, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती थी वो दे वर एट ऑड्स ऑफ विद द ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स। मतलब सबसे पहले ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू किए हैं उसमें अपने को ये देखने को मिलता था कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, अंग्रेजों की बिल्डिंग्स जो हैं उससे ऑल टुगेदर जो है डिफरेंट हुआ करती थी। ये कब की बात हो रही है, जब कॉलोनियल सिटीज वगैरह नहीं बसी थी, ये लोग अपने छोटे छोटे किले वगैरह बना के कहीं कहीं पे सेटलमेंट्स बना के रहा करते थे। उस वक्त अंग्रेज जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनाया करते थे वो बिल्डिंग्स उस वक्त में जो ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स बनाने का तरीका हुआ करता था उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट थी और अलग समझ में आया करती थी। वक्त के साथ में इंडियंस ने भी जब देखा कि यूरोपियंस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, कुछ एडवांटेजेस है, तो इंडिया वालों ने भी फिर जो है, हिंदुस्तानियों ने भी कुछ यूरोपियन आर्किटेक्चरल चीजों को जो है अपना लिया और अपना हिस्सा बना लिया। इसका उलट भी हुआ कि अंग्रेजों ने भी जो है इंडियन स्टाइल की कुछ चीजें जो हैं अपने नीड्स के अनुसार जो है उनको अडॉप्ट कर लिया। इसका एक एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, जो अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए बंगलो वगैरह बनाए वो प्योर आपके यूरोपियन स्टाइल में बनाए हुए बंगलो नहीं थे, उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर के भी कई सारे तरीके या कई सारी चीजों को जो है अडॉप्ट किया था। खास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंगले थे। आज भी अगर आप देखोगे पुराने शहरों में, जो पुराने अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो शहर चलते थे, उनमें जो सिविल लाइंस का इलाका आपको देखने को मिलेगा, उसमें अंग्रेजों ये जो सिविल लाइंस के जो आपके मकान वगैरह थे जिसमें कभी अंग्रेज रहा करते, तो उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको समझ में आएगा कि वो एकदम मॉडर्न नहीं है, मगर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो पूरी तरीके से यूरोपियन भी नहीं था, वो पूरी तरीके से इंडियन भी नहीं था, वो दोनों का एक मॉडिफिकेशन था। जैसे कि बंगलो वगैरह जो बनाए जाते थे ये बड़े बड़े ग्राउंड्स पे बनाए जाते थे। अब अंग्रेजों के पहले जो राजे रजवाड़े या फिर उनके बड़े अफसर हुआ करते थे वो तो खैर महलों जैसे उसमें रहा करते थे, मगर यहाँ पे अंग्रेजों ने उतने बड़े बड़े महल नहीं बनाए, उन्होंने ठीक ठाक अपने हिसाब से रहने के लिए कॉलोनियल बंगलोज वगैरह बनाए, अच्छे खासे ग्राउंड वगैरह में उनको बना के तैयार किया। मतलब एक बिल्डिंग आपने बना ली ठीक ठाक आपके हिसाब से बड़ी, और उसके चारों तरफ आपने खुला मैदान या खुला ग्राउंड वगैरह जो है ठीक ठाक छुड़वा दिया। अब यहां पर आपने गार्डन, लॉन और वो बाकी सारी चीजें बनाई। ये जो बंगलो आपने बनाकर तैयार किया इसमें आप पूरी तरीके से ये यूरोपियन आर्किटेक्चर में नहीं होता था, कुछ चीजें इन्होंने इंडिया से भी अडॉप्ट करी, जैसे कि जो रूफ वगैरह डलती थी वो पिस्ट रूफ वगैरह जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन जो आपका आपकी जो हट्स की रूफ होती है वहां से लिया गया था। ये इसलिए किया गया ताकि जो वरांडा वगैरह है वो गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा ठंडा रह सके। आज भी ये आपके जो बंगलोज वगैरह हैं आपको शहरों में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अदर देन ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ डेकोरेशन एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट, द लैक ऑफ स्पेस इन द सिटी एंड क्राउडिंग लेड टू अ टाइप ऑफ बिल्डिंग यूनिक टू बॉम्बे, द चौल। तो इसके अलावा इन्होंने ये किया कि जो आपके अलग अलग तरीके, एक तो ये आपके रहने के हिसाब से इन्होंने जो घर वगैरह बनाए वो इस तरीके के बने, दूसरा इन्होंने कई सारी आपकी जो ट्रेडिशनल स्टाइल्स वगैरह आती हैं, चाहे गॉथिक स्टाइल रही हो चाहे दूसरी स्टाइल्स वगैरह रही हो, उनकी मदद से आपकी जो है आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह जैसे भी इनको बनानी थी बनाई, मगर उनका जो सजावट का काम है इन्होंने यूरोपियन स्टाइल में किया है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शिवाजी टर्मिनस, जो आपको आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो आपको देखने को मिलता है वो बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। अब इसके आगे जैसे जैसे ये शहर बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे यहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती चली गई, तो यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ने लगी इस सिटी में, तो उसके बाद में फिर एक यूनिक तरीके की जो है आपकी बिल्डिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें एक कमरा आपका होता था, एक किचन होता था और कॉमन बाथरूम होते थे और लंबे चौड़े वरांडा हुआ करते थे। बॉम्बे में खास तौर पर यह चीज आपको देखने को मिली और इसको नाम दिया गया चौल। तो इस तरीके से जो है ये सवाल अपना यहाँ पर होकर खत्म हो जाएगा। इसमें हमने 2-3 बातें बता दी कि अंग्रेज पहले किस तरह की बिल्डिंग बनाते थे, बाद में इंडिया में किस तरीके की बिल्डिंग्स, इंडियन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करने के बाद कैसी बिल्डिंग बनाने लगे। आपका बिल्डिंग्स फिर उन्होंने जैसी भी बनाई उनके ऊपर आपका डेकोरेशन वगैरह जो है अपने हिसाब से किया। एंड लास्ट में कि बॉम्बे में खास तौर पे आपको चौल नाम की एक यूनिक टाइप ऑफ बिल्डिंग जो है स्पेस की कमी के कारण देखने के लिए मिलने लगी। इस तरीके के जो है एक अच्छे एग्जांपल के साथ में आप अपने सवाल को खत्म कर सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6।
हाउ वेयर अर्बन सेंटर्स ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दरमियान यानी कि 1700s में आपके अर्बन सेंटर वगैरह जो है उनको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया था, या आपके जो अर्बन सेंटर्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए थे, इसका जवाब हम लोगों को देना है। चलें देखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अर्बन सेंटर्स वे ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन द फॉलोइंग वे। ये हमने एक हेडिंग बना दी कि भाई इन तरीकों से जो है, जिनको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 18वीं आपकी शताब्दी के टाइम पीरियड में अर्बन सेंटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। क्या? विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर दिल्ली एंड आगरा लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। यानी कि जैसे जैसे मुगल पावर जो है उसका डिक्लाइन होता चला गया, वैसे वैसे दिल्ली और आगरा जो है उसने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, क्योंकि दिल्ली और आगरा जो है वो मुगलों के टाइम पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे। जैसे जैसे इनका आपका मुगल पावर जो है कम होना शुरू हुआ, वैसे वैसे दिल्ली और आगरा अपनी प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस जो होती है वो खोते चले गए, और जैसे जैसे अपनी इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस खोते चले गए, शहरों का जो वैभव था या जो ग्लोरी थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली गई। दूसरी चीज जो आपको देखने को मिली वो थी रीजनल पावर्स का राइज। रीजनल पावर्स का राइज जो है जैसे जैसे वो हुआ तो रीजनल कैपिटल्स वगैरह उन्होंने डेवलप करी। जैसे लखनऊ जो है वो अवध के नवाब का रीजनल कैपिटल हो गया। हैदराबाद की जो आपकी कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट डेवलप हुआ, जो बाद में प्रिंसली स्टेट बना, हैदराबाद की जो रियासत थी उसमें आपका हैदराबाद शहर जो है वो एक आपका एक इंपॉर्टेंट शहर के तौर पे डेवलप हुआ। टीपू सुल्तान की बात की जाए तो श्रीरंगपट्टनम जो है वो एक रीजनल कैपिटल के तौर पर डेवलप हुआ। मराठास की बात की जाए तो पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, ये सारे जो शहर हैं उनका अपना इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। तो पहली चीज कि मुगल पावर कम हो रही है, दिल्ली आगरा जो शहर है वो अपनी ग्लोरी, अपना वैभव और अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खो रहे हैं। दूसरा हुआ रीजनल पावर्स का राइज। रीजनल पावर्स में हर एक रीजनल पावर ने अपना एक कैपिटल बनाया और उस शहर को डेवलप किया, वहां से उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। खास तौर पे आपके लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम और उसके बाद में पूना, नागपुर, बड़ौदा एंड तंजौर, इनकी इंपॉर्टेंस, इनका रेलेवेंस सब कुछ जो है काफी बड़े लेवल पर बढ़ता चला गया। इसके बाद में आता है द चेंजेस इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेड आल्सो अफेक्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो ये तो खैर पॉलिटिकल बात हो गई कि पॉलिटिकल पावर किसकी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, उसके कारण शहरों का क्या इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरा, आपके जो ट्रेड वगैरह के नेटवर्क्स में जो बदलाव हो रहे थे, जो ट्रेड के नेटवर्क्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, जो चेंजेस देखने को मिल रहे थे, उन्होंने भी आपके अर्बन सेंटर्स जो हैं, अर्बन सेंटर्स के ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा योगदान निभाया है। द यूरोपियन कंपनीज हैड सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स एट पंजीम, मसूलीपट्टनम, मद्रास एंड पुडुचेरी। एज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इंक्रीज्ड, टाउन ग्रीव अराउंड द ट्रेडिंग सेंटर्स। तो अभी हमने ये देखा कि इसके पहले के जो शहर हैं कुछ अपना रेलेवेंस खो रहे हैं, क्योंकि किसी की जो पॉलिटिकल पावर है वो कम हो रही है, और कुछ शहर आपके जो है रेलेवेंस गेन कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की पॉलिटिकल पावर्स बढ़ रही हैं। मगर इसके अलावा ट्रेडिंग नेटवर्क के सेटअप होने के चलते और व्यापार के बढ़ने घटने के चलते भी जो है आपको इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंडियन पावर्स की जगह यूरोपियंस के कारण देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। गोरों ने क्या किया, यूरोपियंस ने अलग अलग जगहों पे अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए। पुर्तगाली जो है पंजिम में जाके बैठ गए, जिसको पनाजी बोला जाता था। डच जो है वो मसूलीपट्टनम में बैठ गए। ब्रिटिश जो है उन्होंने पहले मद्रास में जो है अपना सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किया, और फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी में जाके बैठ गए। इन लोगों ने यहां पर अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाया और यहां से व्यापार शुरू किया। अब इनका व्यापार होता तो हिंदुस्तानियों से था, हिंदुस्तानी वगैरह जो है आपके लाकर यहां पर इनको सामान बेचते थे, और वो सामान ये लोग आगे फिर आपका ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब आदमी वहां पे अपना सामान लेकर आएगा, एक आते से तो काम हो नहीं जाएगा, थोड़ा रुकेगा, आराम करेगा, उसके बाद सामान बेचेगा, पैसा लेगा। जिस वक्त सामान दिया हो सकता है उस वक्त वो एक रसीद लिख कर काट देते हो, पैसा वगैरह बाद में देते हो, पूरी प्रोसेस होने में टाइम लगता है। उतने वक्त तक उसको रहना है, और गोरे अपने साथ तो रखेंगे नहीं इतना तय, तो उसको अपने रहने की कुछ व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इस हिसाब से वहां पर जो है कुछ होटल वगैरह बने होंगे, कुछ रहने के आपके मुसाफिर खाने बने होंगे, और कुछ आपके खाने पीने के जो आपके रेस्टोरेंट्स या होटल्स वगैरह वो डेवलप हुए होंगे। कुछ और आपके जो है इस तरीके से आपका रिहाइश डेवलप हुई होगी। सामने वाले ने सोचा होगा कि बार बार आना जाना करना पड़ता है, कि मकान लेके डाल दो, यहाँ पे मकान नहीं है तो खुद का बना के डाल दो, कुछ जमीन वगैरह खरीद के। इस तरीके से अब उस मकान की देखरेख के लिए फिर कुछ लोगों को रखा होगा। इस तरीके से जो है धीरे 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 वहां पे सेटलमेंट वगैरह जो है ग्रो करना शुरू कर गई। तो व्यापार जो है उसकी ट्रेडिंग ये जो आपके खास तौर पे ये ट्रेडिंग सेंटर्स पे जिस तरीके से आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ी, क्योंकि ट्रेड हिंदुस्तानियों की मदद से ही होना था, गोरों का जितना भी ट्रेड होना था, उसके चलते इन आपके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनके चारों तरफ आपके शहर डेवलप होना शुरू हो गए, और वो बड़े बड़े शहरों के रूप में डेवलप हो गए। आज की तारीख में मद्रास अपने आप, या चेन्नई जो है आज का, वो अपने आप में एक मेट्रो सिटी है। पौंडीचेरी अपने आप में एक कह सकते हैं बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मसूलीपट्टनम का उतना इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस नहीं रह गया। पंजिम आज भी जो है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में
जो है बचा हुआ है। तो इस तरीके से इन शहरों का जो है अच्छा खासा विकास आपको देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी खत्म होते होते कुल मिलाकर एक चीज क्लियर हो गई कि लैंड बेस्ड अंपायर जो एशिया में थे, जो बड़े बड़े आपके लैंड बेस्ड अंपायर बने, मतलब ये कि जमीन पे उनका कब्जा है, प्रभुत्व है, और जितना ट्रेड जमीन से हो रहा है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, उस पर वो लोग टोल लगा लगा के खूब पैसा कमा रहे हैं। ये अंपायर अब रिप्लेस हो गए थे बाय द पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन अंपायर्स। यानी कि अब समुद्र के रास्ते से व्यापार होने लगा, तो समुद्र के रास्ते पे जो व्यापार हो रहा था उसमें उसकी चलेगी जिसकी नेवी मजबूत होगी, और नेवी जनरली उस वक्त में यूरोपियन पावर्स की मजबूत होती थी। पुर्तगाली हो गए, स्पेनिश हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, इन लोगों की नेवीज मजबूत थी, तो इन्होंने फिर अपने सी बेस्ड अंपायर बनाना शुरू किए। समुद्र के रास्ते व्यापार, व्यापार के ऊपर कंट्रोल, और उसकी मदद से जो है सबको चोक करके रख दिया। ये जो है इस तरीके से इन्होंने काम किया, और इसके नतीजे में आपको काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होते हुए समझ में आता है। तो ये पूरी जो है कहानी है जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि आपका अर्बन सेंटर्स वगैरह जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ढाका हो गया, ये जो कमर्शियल सेंटर्स हैं जो 7वीं शताब्दी तक फ्लरिश कर रहे थे, इनका रेलेवेंस कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब सी के रास्ते ट्रेड होने लगा तो वो शहर ज्यादा रेलेवेंट होते चले जाएंगे जहां पर आपके पोर्ट वगैरह बने हुए हैं और जहां से व्यापार वगैरह हो रहा है। अगर आपके पास पोर्ट है मगर वहां से व्यापार नहीं हो रहा तो भी जो है आपका रेलेवेंस कम होगा। ये चीज सूरत में खास तौर पे देखने को मिली। कमर्शियल सेंटर था, वहां पे पोर्ट वगैरह भी था, मगर जब वो प्रेफरेंशियल पोर्ट नहीं रह गया वहां से तो फिर ट्रेड वगैरह कम हुआ, तो उसका रेलेवेंस खत्म हो गया। मसूलीपट्टनम के साथ भी यही कहानी देखने को मिलती है। ढाका के साथ में भी लगभग कुछ इसी तरीके की कहानी हुई है। लैंड बेस्ड ट्रेड क्योंकि कम हुआ तो ढाका का रेलेवेंस कम होता चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन जैसे जैसे हुआ, कॉलोनियल पोर्ट सिटीज जिसमें खासतौर पर मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे डेवलप हुई, नए इकोनॉमिक कैपिटल्स के तौर पर निकल कर आए, और उसी वक्त में सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका जो है इनका रेलेवेंस अपना खत्म होता चला गया। साथ ही साथ एक चीज और हुई, अब क्योंकि यहां से व्यापार हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो है ये इनके आप कह सकते हैं कि पावर हाउस बन गए, अब इनके ऊपर कंट्रोल रखना भी जरूरी है, इनके ऊपर सुरक्षा और बाकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये शहर जो है उसके बाद में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स के तौर पर भी निकल कर आए, और इस चीज के चलते कहीं ना कहीं जो है ये उतने मजबूत शहरों के तौर पे निकल कर आए कि अंग्रेजों के जाने के इतने समय बाद भी जो है उनका रेलेवेंस बना हुआ और वो टिके हुए हैं। कलकत्ता का थोड़ा सा प्रोमिनेंस कम हुआ है, मगर अगर आप देखेंगे मद्रास और बॉम्बे तो आज भी उनका प्रोमिनेंस उसी हिसाब से बना है। इनफैक्ट बॉम्बे तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका शहर के तौर पर निकल कर आया है। मगर ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरीके से प्रोसेस वगैरह में होकर खत्म हुई है। तो ये जो है अपना जवाब बनकर तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स अपने को हाईलाइट करने हैं, तो पहला ये वाला पॉइंट हाईलाइट करना है, दूसरा ये वाला पॉइंट हाईलाइट करना है, इसके बाद में ये वाला पॉइंट भी आपने हाईलाइट करना है। ये 4 शहरों के नाम आपने अंडरलाइन कर देना है, और ये वाला पॉइंट आपने हाईलाइट करना है, ये करना है, और ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट करना है। इस तरीके से जवाब खत्म हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका शहर है, अब ये आपके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर के सेंटर के तौर पे निकल कर आए। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बिगेस्ट सिटीज के तौर पर ये डेवलप हुए। कुछ लोकल आपके एसोसिएटेड जो थे मुगल रूल के टाइम पीरियड में, सम लोकल ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विद मुगल रूल इन द इंडियन क्रिएटेड न्यू अर्बन सेटलमेंट सच एज कस्बा एंड गंज। अब ये टाइम पीरियड जब ये बड़े बड़े शहर आपके डेवलप हो रहे थे और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर बन गए पॉपुलेशन की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, उस वक्त में वो जो पुराने शहर हुआ करते थे मुगलों के टाइम पीरियड पे जो खत्म हो गए थे या आपका डिस्लाइन में चले गए थे, उसके आसपास में जो मुगलों के लिए काम करने वाले लोग थे उन्होंने छोटे छोटे सेटलमेंट बनाए जिनको कस्बा और गंज के नाम से जाना गया। तो ये सारी जो है कहानी आपको देखने को मिलती है। ये लिखने के बाद में लास्ट में कस्बा और गंज के नाम से इन 2 पॉइंट्स को भी जो है आपने अंडरलाइन कर देना है। इससे ज्यादा इसमें करने के लिए और कुछ नहीं है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है व्हाट वेर द न्यू काइंड्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस दैट इमर्ज इन द कॉलोनियल सिटी, व्हाट फंक्शन डिड दे सर्व। यानी कि जो आपके नए शहर बसाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जिनको हम लोग कॉलोनियल सिटीज बोलते हैं, इनमें किस किस तरीके के नए आपकी पब्लिक स्पेसेस वगैरह डेवलप हुए और इनको किन पर्पस के कारण डेवलप किया गया था, इनको डेवलप करने से फायदा क्या था, इनका औचित्य क्या था। इन 2 सवालों का जवाब हमको देना है। इसकी एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। अंग्रेजों के आने के पहले जो हिंदुस्तानी शहर थे वो अलग तरीके के हुआ करते थे और वहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस हुआ करती थी, जैसे बाजार वगैरह जो हो गए, इस तरीके की पब्लिक प्लेसेस, और उसके बाद वहीं पर जो है आपका जो भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो सारी हुआ करती थी। मगर अंग्रेज़ों के आने के बाद से पब्लिक स्पेसेस का थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है जो बदल गया। बाजार फिर जो है वो एकदम अलग हो गया और वहाँ पर फिर काम जो है सिर्फ आपका ट्रेड वगैरह तक ही जो है आपका सीमित रह गया और बाज़ारों में भी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिला। आपके जो अनाज
अनाज वगैरह का बाजार है, गल्ला मंडी वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रेन मार्केट इंग्लिश में कहा जाता है, वो एकदम अलग जगह बस गया। जो आपका सोने का काम जहाँ पर होता है वो अलग जो जगह पे उसको बसा दिया गया। उसको कई बार खजांची लाइन के नाम से जाना जाता है, या फिर आप जो अलग अलग शहरों में जो है गोल्ड मार्केट के अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरीके से और दूसरे भी जो आपके काम वगैरह होते हैं, कपड़े का अलग मार्केट हो गया इस तरीके से। तो पहले जो एक बाजार कॉमन हुआ करता था वो कई सारे फॉर्म्स में सेग्रीगेट हो गया, और पहले वहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी हुआ करती थी, अब उसकी जगह वो मेनली फोकस हो गया ट्रेड के ऊपर। और अंग्रेज़ों के जो ये शहर थे इसमें अब नए तरीके के जो है प्लेसेस वगैरह डेवलप हुई, नई तरीके के स्पेसेस निकल कर आए जहाँ पर सोशल एक्टिविटी वगैरह होती थी। तो इन पब्लिक स्पेसेस के बारे में अब हमको यहाँ पर बातचीत करनी है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरीके से देंगे कि जो इंडियंस हैं इनको ये नई कॉलोनियल सिटीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बिविल्डरिंग लगी, बहुत ज़्यादा कौतूहल जनरेट करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली लगी। ये सरप्राइज थे नई जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं उसके उन सबको लेकर। यहाँ पे कौन कौन सी नई आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिलती थी जो अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे क्या अंग्रेज़ों के पहले आपको नहीं देखने को मिली, मुगलों के टाइम पीरियड में जो शहर बने थे उसमें देखने को नहीं मिलती थी। एक तो आपका जो घोड़े से खींचे जाने वाले कार्नेज हुआ करते थे, जो बग्गी हुआ करती थी वो हो गई, ट्राम हो गए, और बाद में फिर जब बसेस वगैरह आ गई तो ये सारा का सारा जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिस्टम या व्यवस्थाएं थी, ये सारी चीज़ें आपको मुगलों के टाइम पीरियड में या उसके बाद भी जो आपकी लोकल रियासतें निकल कर आई, रीजनल किंगडम्स निकल कर आई उसमें या उसके पहले कभी भी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी। इन सब के चलते हुआ ये कि लोग अब इस बात के लिए मतलब जो है पूरी तरीके से इनेबल्ड हो गए कि वो जहां पर काम करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस पे वो रह सकते हैं, शहर के एक छोर पे वो रह सकते हैं और दूसरे छोर पर वो काम करने ये सारा ट्राम या फिर ये बस या घोड़ा गाड़ी या बग्गी पकड़कर आ सकते हैं, और काम कर टाइम से वो अपने घर वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये व्यवस्था थी, इसके पहले आपके कॉलोनियल सिटीज के पहले के शहरों की ये व्यवस्था थी कि जहां पर काम करना है वहीं पर आपको जाकर रहना भी पड़ेगा। मगर अब ये समस्या खत्म हो गई, आप दूर रह सकते हो कहीं पर और वहां से काम करना है, अपना जो भी जगह पे आप जाओगे वहां पे जा सकते हो और वहां से काम कर आप अपना वापस लौट सकते हो, और ज्यादा टाइम भी जो है इसमें आपको नहीं लगेगा। तो पॉइंट ये है कि अब वो किसी दूसरी जगह पर रहते थे और किसी दूसरी जगह पर काम करते थे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हुई। इसके पहले आपको शहरों में ये व्यवस्था होती हुई नहीं दिखी। पहले ये होता था कि जहां आप रहते हो वहीं पर आप काम करते हो या ज्यादा दूरी नहीं होती है, आप बाय फुट या वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर जाके अपने काम की जगह तक पहुंच सकते हो, तो वैसी व्यवस्थाएं थी। अब यह है कि आप बहुत बहुत दूर जो है अपने काम करने की जगहों से रह रहे हो, काम करने जाते हो और लौटकर वापस आ जाते हो। इस तरीके का जो है सिस्टम वगैरह आपने बना के रखा हुआ है। तो ये एक नई व्यवस्था जो है आपको देखने को मिली कि लोग अब बहुत दूर अपनी जगहों से रहते थे काम करने की, और या फिर सिटी सेंटर उसको कई बार बोला जाता था जहां पे काम होता था, काम करने आते थे वहां से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से और वापस लौट जाते थे। तो नाउ दे लिव्ड एट सम अदर प्लेसेस एंड सर्व्ड एट सम अदर प्लेसेस। अब इस तरीके की परिस्थितियां जब होने लगी तो यहां पर फिर अब एक नई चीज का उदय हुआ जिसको बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस। तो अब न्यू कॉलोनियल सिटीज फार अवे प्लेस विटनेस न्यू पब्लिक प्लेसेस सच एज थिएटर, सिनेमा हॉल, गार्डन, पब्लिक पार्क एक्सेट्रा। बिसाइड देयर वर क्लब्स एंड गार्डन हाउसेस। तो यहां पर अब दो तीन चीजें साथ साथ हो रही हैं। रहे आप कहीं पे रहे हो, काम करने आप कहीं पर जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात यह कि काम करने जाने में और वापस लौट कर आने में ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। तीसरी चीज यह है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जो 10 से 5 का आपका वर्क कल्चर है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपने काम करना है, बीच में लंच का भी ब्रेक मिल जाएगा। मोर और लेस ये वर्क कल्चर जो है आपके यहाँ डेवलप हो गया। और अगर आप सुबह टाइम से निकलोगे भी और शाम को टाइम से घर पहुंचोगे एक आध घंटे में, 6 साढ़े 6-7 तक घर, अब उसके बाद शाम को आप क्या करोगे? तो घर परिवार में आप बैठे हो, आप कहीं पे बाहर जाना चाहते हो, एंजॉयमेंट करना चाहते हो, सबके लिए फिर पब्लिक स्पेसेस वगैरह जो है डेवलप होना शुरू हुए, और इसी के चलते जो है आपके सिनेमा हॉल्स डेवलप हो गए, गार्डन्स डेवलप हो गए, पब्लिक पार्क डेवलप हो गए। इस तरीके की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के बनाए हुए शहरों के पहले आपको देखने को नहीं मिलती। मुगलों के टाइम पीरियड में या उसके पहले के जो शहर हैं या जो रीजनल किंगडम्स हमारी डेवलप हुई उनके शहरों में आपको ऐसे पब्लिक पार्क, गार्डन, सिनेमा हॉल्स, ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो आपका इलीट वर्ग था, जो संभ्रांत वर्ग था, उन्होंने अपने क्लब्स और गार्डन हाउसेज अलग बना लिए। अब ये सारी जगहों पे अब दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो आपका सोशल लाइफ जो है उसको जिया जा रहा है, ठीक है जी, सोशल लाइफ या फिर सोशल गेट टुगेदर जो है वो किया जा रहा है। दूसरी चीज जो है एंजॉयमेंट, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई। एंड लास्ट वाला क्या है, जो आपका पास टाइम।
ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सब किया जा रहा है। इसके चलते आपको काफी ज्यादा वक्त भी मिल रहा है, हॉबीज वगैरह भी डेवलप हो रही हैं, लोग वहाँ चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और इसके चलते भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म वगैरह जो है उसको बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो प्रोग्रेसिव आइडियाज को डेवलप होने में मदद मिली है। सारी चीजें जो है यहाँ से होती है, आपको समझ में आती हैं। अब ये नए पब्लिक स्पेसेस वगैरह में फंक्शन क्या था? द न्यूली क्रिएटेड पब्लिक प्लेसेस वेर वेरी एक्साइटिंग। एक तो ये बहुत एक्साइटिंग प्लेसेस हुआ करती थी। दे वर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड हेल्ड इंक्रीजिंग सोशल इंटरेक्शन। तो वही बात जो मैंने आपसे कही कि एक तो यहाँ पे आदमी का एंटरटेनमेंट अच्छा हो जाता है, दूसरा लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ता है, आपका व्यवहार बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अब लोग जो है सोसाइटी के बारे में और गवर्नमेंट वगैरह के बारे में कहीं ना कहीं वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। साथ ही साथ जो आपके सोशल कस्टम्स वगैरह हैं, जैसे महिलाओं को काम नहीं किया करने देना, पर्दा प्रथा, सती और चाइल्ड मैरिज, इस तरीके के जो आपके सोशल कस्टम्स हैं, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन, ये वो, इन सब चीजों के बारे में जो है बातचीत की जा सकती है, और ये सारी चीजें जो है डिस्कस हो सकती हैं ओपनली। तो इसके चलते कहीं ना कहीं डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल भी जो है इन इलाकों ने हमको बनाकर दिया, और इसके नतीजे में कहीं ना कहीं इंडिया की सोसाइटी का एक बड़ा वर्ग जो है प्रोग्रेसिव हो गया, लिबरल हो गया, मॉडर्न आइडियाज की तरफ में वो आगे गया, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी, और सबसे बड़ी बात वो क्वेश्चन करने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी समाज को डेवलप होने के लिए। अगर कहीं पे आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं है तो आप कुल मिलाकर एक मरे हुए समाज में रह रहे हैं, या फिर एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें तरक्की आपको देखने को नहीं मिल सकती। अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, हर चीज के ऊपर अगर क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो बताती है कि आप तरक्की के रास्ते पर हैं, तरक्की के राह पर हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है होने लगी, और इन सब चीजों का भी जो फायदा है आपको कहीं ना कहीं होता हुआ समझ में आया। इन चीजों का भी जो है फायदा आपको कहीं ना कहीं समझ में आया। इसके चलते आपका नेशनल मूवमेंट हो चाहे सोशल रिफॉर्म्स हो, ये दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। इन सब चीजों के चलते नेशनलिज्म हो या सोशल रिफॉर्म्स हो, क्योंकि दोनों चीजें साथ में ही चली हैं, दोनों जो हैं डेवलप हुए, दोनों में जो है आपको तरक्की देखने के लिए मिली है। तो ये सारे जो हैं कुछ एडवांटेजेस वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपका हुई हैं, ये फंक्शंस इन्होंने सर्व किए हैं, और इस तरीके से ये डेवलप हुए हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है व्हाट वेर द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस टाउन प्लानिंग इन द 19th सेंचुरी। वो क्या क्या कंसर्न्स थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जो टाउन प्लानिंग हुई है उस पर असर डाला है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, इस सवाल का जवाब हमको देना है। क्या क्या वो कंसर्न थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1801 से लेकर 1899 या 1900 के बीच में जो आपके शहर बनाए गए, जो शहर बसाए गए, उसकी टाउन प्लानिंग पर असर डाला है। उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती थी कि आप कैसे क्या शहर बसाओगे, किन बातों को ध्यान में रखकर इन 100 सालों में जो है उन शहरों को बताया गया, उन कंसर्न्स पे बात करनी है। तो जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई ये फलाने जो कंसर्न्स हैं, इन कंसर्न्स को ध्यान में रखकर टाउन प्लानिंग की गई है। तो बस वही पहली लाइन लिखी है, द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द टाउन प्लानिंग इन द 19th सेंचुरी वेर एज गिवन बिलो। उसके बाद में फिर सब हेडिंग बनाई हमने एक एक कंसर्न की। जैसे पहला कंसर्न आपका सिक्योरिटी था, उसमें फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट, उसके बाद में फिर जो दूसरे कंसर्न्स हैं उनकी हेडिंग और उस पर फिर रिलेटेड पॉइंट। तो पहले सिक्योरिटी वाज द के नाम से हेडिंग बनाई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखेंगे कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति होने के बाद में खास तौर पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस दिया है। अपने जो भी शहर वगैरह उन्होंने बनाए, या शहर में अंदर से कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर करवाया, तो उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि उनकी सिक्योरिटी जो है आने वाले वक्त में कभी खतरे में ना पड़े। 1857 जैसी कोई चीज अगर रिपीट हो जाए तो जिस तरीके से उनकी हानि हुई थी, उस तरीके की हानि फिर उनको जान वगैरह की और माल वगैरह की हानि ना हो। इसके चलते सबसे पहले तो अपने डिफेंस के लिए उन्होंने अपनी लोकेशंस के आसपास में काफी ओपन स्पेसेस वगैरह को छुड़वाया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको वो खाली मैदान, या जिसको गारेर मठ बोला जाता है, आपको कलकत्ता में जो देखने को मिलता है फोर्ट के चारों तरफ, वो है। ये इसलिए करवाया गया था कि ताकि अगर 1857 जैसा कुछ अगर फिर से हो, या फिर अगर कोई आर्मी इन पे हमला करने के लिए आए, तो चारों तरफ खुले मैदान के चलते एक तो ये कवर फायर, ये कवर ना ले सके किसी भी चीज का, दूसरा ये लाइन ऑफ फायर ठीक रहे, सिपाही जो है इत्मीनान से आराम से निशाना लगाकर गोली मार सके, तो और उसके चलते जो है एडवांसिंग आर्मी वगैरह को रोका जा सके। उसके ऊपर अगर तोप का गोला मारना है तो वो भी जो है आराम से हो सके,
और छुपने की जगह ना मिले, मैक्सिमम इंपैक्ट जो है पड़े, उस तरीके से जो है उनकी जो आपकी आक्रमण करने वाली सेना है उसको शत विशत किया जा सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ओपन स्पेस वगैरह छुड़वाए गए। दूसरा, शहरों में अंग्रेजों के रहने की एक अलग व्यवस्था करवाई गई। इनफैक्ट आपका शहर के बाहर की तरफ में एक सब अर्बन इलाका डेवलप करवाया गया, जिसको कई बार बोला जाता है सिविल लाइंस। आप आज की तारीख में भी आप देखोगे तो कई शहरों में आपको ये नाम देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे इलाके का नाम सिविल लाइन पड़ा हुआ है। बेसिकली हुआ ये रहा होगा या हुआ ये होगा कि लेट से ये आपका शहर है, तो शहर के थोड़ा सा बाहर की तरफ में आपने अंग्रेजों ने अपना रहने के लिए एक अलग से जगह बना ली और इसको सिविल लाइंस का नाम दे दिया। अब विकास होते होते वो इलाका आज की तारीख में शहर के अंदर आ गया, एक अलग बात है, मगर ये उस टाइम पीरियड में जो है बाहर बनाया गया था ताकि अगर कोई हमला वगैरह हो, इस तरीके की चीजें हो, तो एक तो ये अपने आप को बचा सकें। दूसरा काम ये कि अगर इस तरीके की चीजें हो तो उसके बारे में इनको खबर मिल जाए पहले से कि भाई कोई आ रहा है, तो उसके अनुसार जो है वो अपना एडवांस वगैरह की व्यवस्था, अपना जो एडवांसमेंट हो रहा है दुश्मन का, उसको रोकने की जो है व्यवस्था वगैरह कर सकें। तो ये सिविल लाइंस वगैरह भी जो है सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर अलग करके एक्सक्लूसिवली जो है डेवलप किए गए थे। ये तो पहला कंसर्न हो गया। दूसरा आपका कंसर्न जो था वो था हेल्थ। कलकत्ता में खास तौर पे अंग्रेजों ने ये बात देखी कि हिंदुस्तानी जिन इलाकों में रहते हैं वहां पे ओवर क्राउडिंग हो रही है और डर्टी टैंक्स वगैरह वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी नहीं देखने को मिल रही। इसके चलते और कुछ हद तक ट्रॉपिकल क्लाइमेट को भी ये लोग जो है अनहेल्दी माना करते थे, इसके चलते भी इनका मानना ये था इन सारी चीजों के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बीमारियां हो रही हैं। अब ये बात जब इनको समझ में आई कि ओवर क्राउडिंग हो गई, डर्टी टैंक्स हो गए, पुअर ड्रेनेज हो गया, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, ट्रॉपिकल और इन सब चीजों के ऊपर ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, इन सब के चलते बीमारियां बहुत पड़ रही हैं, लोग बहुत अनहेल्दी रहते हैं, तो इन्होंने फिर किया ये कि ओपन स्पेसेस वगैरह क्रिएट करना शुरू किए। इन्होंने व्यवस्था वगैरह करवाई कि शहर में जो है खुले स्पेसेस होना चाहिए, आपकी एकदम इस तरीके की संकीर्ण किस्म की जो है बस्तियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी जिसमें आपका बहुत ज्यादा जो है लोग आसपास एक दूसरे के रह रहे हैं और उसके चलते एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, आपका सूरज वगैरह की रोशनी नहीं पहुंच रही और उसके चलते नुकसान हो रहा है। वो सारी चीजें जो है रुकवाई गई, ओपन स्पेसेस वगैरह जो है उनका क्रिएट किया गया ताकि शहर को और ज्यादा हेल्दियर बनाया जा सके। कई सारे आपके जो बाजार थे, घाट थे, ब्यूरियल ग्राउंड्स और टैनरीज वगैरह थी, उनको हटा दिया गया। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाकर जो है टाउन प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पर हुई है। बस्तियों को बड़े लेवल पर जो है रिमूव किया गया और रहने के लिए थोड़ा स्पेस वगैरह के साथ में आपकी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी वगैरह बनाई गई, एक एक दो दो कमरे के क्वार्टर बना के दिए गए, मगर स्पेसेस वगैरह जो है डेवलप किए गए ताकि आपका ओपन एयर का सर्कुलेशन हो सके, ताकि आपकी सनलाइट प्रॉपर पहुंच सके और लोग आपका ओवर क्राउडिंग करके या डर्ट के चलते जो है बीमारियां वगैरह के शिकार ना बने। और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर ये बीमारियां हिंदुस्तानियों को लगेंगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बीमारियां हमको भी पहुंचेंगी और हमको भी लगेंगी, हमारा भी नुकसान होगा, इसलिए इसको वहीं पर रोका जाए, इसके ओरिजिन पर इसको बढ़ने ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक था। तीसरा, टू रिफ्लेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द इंपीरियल पावर। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंपीरियल पावर की अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी जो है ये सारी की सारी चीज की गई थी। देखिए बात यह है, ये भी एक हेडिंग है, देखिए बात यह है कि जैसे जैसे अंपायर की ग्रोथ हुई, द ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग वाज टू रिप्रेजेंट रैशनल ऑर्डरिंग, मेटिकुलस एग्जीक्यूशन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक आइडियाज। तो जैसे जैसे आपका ब्रिटिश अंपायर बढ़ा, जैसे जैसे हिंदुस्तान इनके कब्जे में आता चला गया, वैसे वैसे आपका जो टाउन प्लानिंग वगैरह हो रही थी उसका ऑब्जेक्टिव ये बना दिया गया कि भाई हमारे शहरों को देखकर समझ में आना चाहिए कि रैशनल तरीके से जो है ऑर्डरिंग की गई है, लॉजिक के साथ में जो है आपने शहर को बसाया है इसका, और वो जो प्लानिंग वगैरह है उसका एग्जीक्यूशन बहुत सही किया गया है, और आपके जो वेस्टर्न एस्थेटिक्स के आइडियाज हैं इन पर बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया गया है, जो देखने में आपको सुंदर लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे में नियो क्लासिकल या फिर न्यू क्लासिकल जो है स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंपीरियल इंडिया में अंग्रेजों की ग्लोरी को जो है रिप्रेजेंट किया जा सके। कुल मिलाकर शहर जो है उनको खूबसूरत बनाना इनका ऑब्जेक्टिव था। आपके टाउन हॉल वगैरह डेवलप किए गए, विक्टोरिया टर्मिनस डेवलप किया गया, और भी अलग अलग जो बिल्डिंग्स वगैरह उनको बनाकर तैयार किया गया, और ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि आपका जो शहर है वो खूबसूरत दिखे, पहले के जो शहर हुआ करते थे उनसे ज्यादा गौरवशाली और ज्यादा वैभवशाली दिखे। और फिर वही बात कि अंग्रेज जो है ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेज जो है एक नस्ल के तौर पर ज्यादा सुपीरियर है, हिंदुस्तानी इंफीरियर है, अंग्रेजों ने आकर इनको सभ्य बनाया, इनके यहाँ देखो इतने अच्छे अच्छे शहर डेवलप कर दिए, इस तरीके की बातें जो है डेवलप की जाए, कुल मिलाकर एक संदेश देने के लिए कि ब्रिटिश एम्पायर जो है इट वाज अ बून फॉर इंडिया, या अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर सो कॉल्ड आकर एक एहसान कर दिया। इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के जो आइडियाज हैं, सबसर्वियंस जो है हिंदुस्तानियों के अंदर और ज्यादा डेवलप हो, उसके लिए इन सारी चीजों को किया गया था। अगली चीज है सेपरेशन फ्रॉम द इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनकी टाउन प्लानिंग में आपको देखने को मिलती है कि जितने भी इलाके डेवलप किए गए, अंग्रेजों ने हमेशा अपने
आप को अलग कर रखा, कभी हिंदुस्तानियों के साथ में मिले नहीं, और एक नस्लीय आधार पर जो है उन्होंने एक सेपरेशन या फिर एक डिफरेंस हमेशा बनाकर रखा है। जैसे कि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन डेवलप किए गए, ये एग्जिस्टेंस में इसलिए आए थे क्योंकि नस्लीय बेसिस पर जो है अंग्रेज भेदभाव करते थे। ब्लैक टाउन बकायदा इंडियंस के लिए डेवलप किया गया और व्हाइट टाउन जो है वो यूरोपियंस के लिए डेवलप किया गया। बात सुनिएगा, यूरोपियंस की बात हो रही है, अंग्रेजों की भी बात नहीं हो रही। मतलब ये कि गोरों ने ये बोला कि हमारे अलावा भी जो दूसरे यूरोपियंस हैं वो आके हमारे साथ रह सकते हैं, मगर कोई हिंदुस्तानी जो हमारे साथ काम कर रहा है वो आके नहीं रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां से नस्लीय भेदभाव आपको समझ में आता है। इसी तरह से जब सिविलियन लाइंस में आपके बंगलो वगैरह बनाए गए, सिविल लाइंस में जो आपके सरकारी अफसरों के बंगले तैयार हुए, तो वो भी अपने आप में रेशियल एक्सक्लूसिव बन गए, क्योंकि अंग्रेज यहां पर अपना जो भी जिंदगी वगैरह थी अपने अलग काटते थे, हिंदुस्तानियों से कम इंटरेक्शन रखकर। ये रूलिंग क्लासेस वगैरह के लिए बेसिकली वो इलाका बन गया जहां पर वो आराम से रह सकते थे अपनी जिंदगियों में, और उनको डे टू डे हिंदुस्तानियों से तो कांटेक्ट नहीं करना पड़ता था, और अगर करना भी पड़ता था तो बहुत कम अमाउंट में करना पड़ता था। ये एक एडवांटेज था, ये एक फायदा था, और इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो है ये अपना एक नस्लीय श्रेष्ठता का भाव, नस्लीय आपका सुपीरियरिटी का भाव और हिंदुस्तानियों को इंफीरियर समझने के भाव के साथ में जो इनकी जिंदगी का माइंडसेट था, इनका कंडक्ट था, उसका प्रभाव आपको यहां पर समझ में आता है। चले, तो इस तरीके से जो है ये सवाल अपना होके खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने सब कुछ कर दिया है, हमने हेडिंग्स वगैरह बनाई है और उसके अनुसार जो हम लोगों ने जवाब दिए हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए है भी नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर सिविल लाइंस को अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां पर ये जो गारेर मठ वाला पॉइंट है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका पब्लिक हेल्थ बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हेडिंग आपने इसमें बनाई दी है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपका इंपीरियल पावर की अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट करना, ये हेडिंग बना दी है तो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक आध जो ये नाम है नियो क्लासिकल या फिर न्यू क्लासिकल, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टाउन हॉल विक्टोरिया टर्मिनस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हेडिंग बहुत है, इससे ज्यादा इसमें कुछ और, ये हेडिंग अगर वो पढ़ लेगा सामने वाला तो इससे ज्यादा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सवाल का जवाब यहां से अपना बनकर तैयार हो जाएगा। दिस हेडिंग इज मोर देन इनफ, इसमें इससे ज्यादा कुछ और जरूरी या रेलेवेंट नहीं है। सो इस तरीके से सवाल का जवाब जो है हो जाता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट वेयर सोशल रिलेशंस ट्रांसफॉर्म्ड इन द न्यू सिटीज। अब हमको ये बताना है कि किस हद तक या फिर किस एक्सटेंट तक आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स थे, जो सामाजिक आपके रिश्ते थे या सामाजिक ताना बाना था, वो कॉलोनियल सिटीज में या फिर जो नए शहर बसाए गए अंग्रेजों के द्वारा, इसमें इनका कितना ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है इसमें भी। देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले दो तरीके की व्यवस्था अपने देश में देखने को मिलती थी रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो आपके मुगलों के या फिर उस टाइम पीरियड के मिडीवियल टाइम पीरियड के शहर हुआ करते थे, या फिर आपके गांव वगैरह हुआ करते थे। ग्रामीण इलाकों में जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती थी। गांव की बात की जाए तो वहां पे जाति के बेसिस पर या फिर आपके वर्ण के बेसिस पर जो है अलग अलग आपकी हिस्से बसे हुए थे। किसी एक पर्टिकुलर आपकी जो जात है उसका या जाति जो है उसके एक अलग हिस्से में वो लोग बसे हुए हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी दूसरी जगह पे बसी हुई। इस तरीके से कास्ट डिस्टिंक्शन आपको क्लियर समझ में आता था। इसी तरीके से जो आपके मिडीवियल शहर होते थे उसमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग बस्तियां हुआ करती थी, और एक जो आपका प्रोफेशनल आपका लेना देना है जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो जरूरत आपकी दूसरी कम्युनिटी को जिस काम के लिए पड़ती है, बस वहीं तक आपका सरोकार रखा जाता था। हर एक जो कम्युनिटी है वो अपना सामाजिक सरोकार अपनी कम्युनिटी में रखा करती थी। मोर और लेस इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही थी। अंग्रेजों के आने के बाद जो अंग्रेजों ने जो नए शहर बसाए, इसमें आपको एक बात समझ में आई कि ये कास्ट लाइन टूट गई और सब लोगों को जो है साथ में आपके जो है आना पड़ा। तो ये जो आपका कास्ट डिस्टिंक्शन था उस लेवल तक जो है क्रिस्टलाइज नहीं रह पाया जिस तरीके से वो इसके पहले के शहरों में या रिहाइशों में आपको देखने को मिलता था। अब नतीजा ये हुआ कि आदमी अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के साथ में रहने लगे। उनका डे टू डे इंटरेक्शन जो प्रोफेशनल काम हो रहा है उसके अलावा भी अब अगर होने लगा, डे टू डे बेसिस पे अगर आपका उसके अलावा भी फ्री टाइम में बैठकर बातचीत होने लगी और भी बाकी सारे जो काम वगैरह है वो होने लगे, इंटरडिपेंडेंस आपस में बढ़ गई। तो इसके चलते आपका जो एक सोशल डिस्टिंक्शन था वो कम हुआ और कहीं ना कहीं सोशल रिलेशनशिप्स में एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस आपको देखने को मिला, रिलीजियस लाइंस आपको देखने को मिला। और एक जो सर्वधर्म संभाव का जो भाव है वो कहीं ना कहीं यहां से डेवलप होना, बहुत हम्बल बिगनिंग्स उसकी आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। तो हमको यही जवाब देना है कि किस एक्सटेंट तक जो है ये सोशल रिलेशंस नए शहरों में ट्रांसफॉर्म हुए थे।
थे कि नए शहरों में जो है किस लेवल तक जो है ये सोशल रिलेशंस वगैरह में आपको कुछ बदलाव समझ में आता है। सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि भाई देयर वाज अ बिग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द न्यू सिटीज। मतलब नए शहरों में बाकी सारी जो चीजें हुई हो, एक कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आता है, या तो इन शहरों में भयंकर आपको अमीर देखने को मिलेंगे जो सोने की थालियों में ही खाना खा रहे हैं, उससे कम में वो खाना नहीं खाते, नहीं तो उनके पेट में जो है बदहजमी हो जा रही है। या फिर आपको एकदम भयंकर गरीब देखने को मिलेंगे जो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं बेचारे, एक टाइम खा के भूखे सो रहे हैं दूसरे टाइम पे। इस लेवल तक आपको दोनों एक्सट्रीम जो है वेल्थ के और पॉवर्टी के देखने को मिल रहा है कि या तो आपको एकदम ही एक्सट्रीम किस्म के अंबानी जैसे और टाटास बिरलास जैसे बड़े बड़े अमीर लोग देखने को मिल रहे हैं, या आपको एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों जो आपके हिस्से हैं, दोनों एक्सट्रीम्स आपको इन नए शहरों में समझ में आए। अब हुआ क्या, इन नए शहरों में आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह आने के चलते, चाहे हॉर्स ड्रॉन कैरिजेस हो, चाहे ट्राम्स हो, चाहे बसेस हो, उसके चलते घर से आपका जो वर्क की प्लेस है वहां तक आपका जो ट्रैवलिंग है वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म्ड एक्सपीरियंस के तौर पर निकल कर आया। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया, पहले ये होता था कि जहां आप रहते हो वहां से आप जहां पे भी आपको काम करने जाना है वो पास में ही होना चाहिए, आप उसके आसपास में जो है रहते थे। आज भी आपको कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है पुराने शहरों के बाजारों में कि नीचे आपकी दुकान है, ऊपर जो है फैमिली वगैरह आप लोगों ने रखी हुई है। इस तरीके से जो है आज भी घर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो नई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आई, इसके चलते हुआ ये कि अब आप अगर यहां रहते हो शहर में तो यहां काम करने जा सकते हो, टाइम से पहुंच भी जाओगे, काम भी कर लोगे और वक्त से लौट कर आ भी जाओगे। ये अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस जो है आपको देखने को मिला। अब इसके चलते सामने वाले के पास में अपने घर परिवार के साथ में बिताने के लिए वक्त अच्छा खासा हो गया और टाइम पास करने के लिए उसको नए साधनों की जरूरत चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। उसके नतीजे में थिएटर, पब्लिक पार्क, सिनेमा हॉल्स वगैरह डेवलप हुए और यहां पे आपका नए तरीके का एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलने लगा। नए तरीके के एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन के माध्यम खुले तो उसके चलते नए सोशल ग्रुप्स वगैरह जो है वो बनने लगे, क्योंकि अब आपकी कास्ट क्रीड इतना मैटर नहीं करती थी। ये सारी बातें गांव में जो है जनरली मैटर करती हैं उतना ज्यादा। अब सामने वाले को पता है सुबह शाम इसी आदमी के साथ रहना है, अब जातीय बेसिस पे भेदभाव करूंगा तो काम नहीं चलेगा। और तो इस बात को समझ के कई लोगों ने जो है अपनी पुरानी जो एक आप कह सकते हैं कि इनहिबिशंस वगैरह थे उनको पीछे रखा और नए सोशल ग्रुप्स एक तरीके से यहां पे निकल कर आने लगे, जिसमें हर क्लास के लोग जो है वो माइग्रेट करने लगे शहरों में। और आपका 4 वर्णों की व्यवस्था या जाति के आधार पर आपके मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, एकदम आपकी अल्टीमेटली अल्ट्रा रिच क्लास, इस रूप में जो है आपको क्लासिफिकेशन जो है समझ में आने लगा। इस रूप में जो है आपको चीजें देखने को मिलने लगी, क्योंकि अब हर आपकी कम्युनिटी का आदमी जो है शहरों में माइग्रेट कर आ रहा था, तो नए तरीके के सोशल ग्रुप बन रहे थे। अब जात के बेसिस पर या जाति के बेसिस पर नहीं, अब इकोनॉमी के बेसिस पर आप या तो अपर क्लास में आ जाओगे या फिर आप मिडिल क्लास में आ जाओगे। मिडिल क्लास में भी फिर कई सारी आपकी मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एकदम लोएस्ट आपका मिडिल क्लास है। और उसके बाद में फिर आपका जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो आपका या फिर यूं कह सकते हैं कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग सेग्रीगेशन या फिर अलग अलग आपको जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे अब आपका लॉयर्स और इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर इस बात का मायने नहीं रह गया कि वो किस जाति से बिलोंग करता है। मैटर सिर्फ ये करने लगा कि पढ़ा लिखा है या नहीं, एजुकेशन है उसके पास में या नहीं, क्वालिफिकेशन रखता है नहीं, जो काम है वो काम कर सकता है नहीं। मतलब अब आपका क्लासिफिकेशन आपकी आर्थिक स्थिति पे और आपके एजुकेशनल के बेसिस पे होने लगा और एक नई तरीके की आप कह सकते हैं जाति, नई तरीके की जात, नई तरीके की कास्ट निकल कर आई, जिसमें आज हिंदुस्तान की मेजोरिटी रहती है और इस जाति को आप कह लो मिडिल क्लास। तो ये जाति तो खैर मैं मतलब इसको व्यंग के रूप में कह रहा हूं, एक नई तरीके की क्लास निकल कर आई कि जिसको आप मिडिल क्लास बोला जाता है। तो आपका जो सो कॉल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन था वहां, अब ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह खत्म हो गया, एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, मगर प्रोमिनेंटली आपका जो है ये मिडिल क्लास डेवलप हुई, बाकी सारी आपकी क्लासेस डेवलप हुई और आर्थिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर जो है एक डिवीजन आपको सोसाइटी में देखने को मिला, जो मोर और लेस एक हेल्दी आप कह सकते हैं डिवीजन है। क्योंकि आदमी अगर पढ़ लेगा तो लोअर क्लास है मिडिल क्लास में भी जा सकता है, मिडिल क्लास है अपर मिडिल क्लास में भी जा सकता है और ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। डिबेट एंड डिस्कशन बड़ा एक पॉपुलर आपका यहाँ पे जो है आपको माध्यम बन गया और कई सारे आपके जो एस्टेब्लिश्ड सोशल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस थी, जाति व्यवस्था हो गई, महिलाओं को एजुकेशन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, पुरुषों के साथ में काम करने देना चाहिए नहीं करने देना चाहिए, कोएड स्कूल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लड़का लड़की को साथ में पढ़वाएं ना पढ़वाएं, ये सारी चीजें जो हैं, आपका ड्रेस कोड वगैरह जो हो गए, स्कर्ट्स का इंट्रोडक्शन जो हुआ उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, जो आपका टाई और कोट पैंट पहना के बच्चों को भेजा जाने लगा, इस पे बातें हो रही हैं, इंग्लिश एजुकेशन देना है नहीं देना है, और ये सारी चीजें जो होती चली गई, होते 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 आपको एक सोशल माइल्यू जो है बड़े इंटरेस्टिंग लेवल का जो है डेवलप होता हुआ समझ में आया। साथ ही साथ वही जो महिलाओं की बात हो रही है, इन शहरों ने महिलाओं को एक नई अपॉर्चुनिटी दी
वो अब ऐसे प्रोफेशंस में यहां पर आने लगी जिस तरीके के प्रोफेशन इसके पहले जो शहर होते थे उसमें वो नहीं अपना सकती थी, और गांव में तो खैर बिल्कुल नहीं अपना सकती थी। क्या क्या? आप फैक्ट्री में वर्कर बन के काम कर सकती थी, आप जो है टीचर बन सकती थी, आप फिल्म एक्ट्रेसेस बन सकती थी, और भी 50 तरीके के जो है काम वगैरह खुलने लगे, और भी कई सारी चीजें आने लगी। मगर 100 बात की एक बात, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। पहली बार औरतें काम कर रही थी और हाथ में पैसे आ रहे थे। इसके चलते वुमेन आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लिबरलाइजेशन जो है आपको बड़े लेवल पर देखने को मिला। महिलाओं की स्थिति में मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से आपका 360 डिग्री का फ्लिप आ गया, मगर चीजें बदली हैं, बदलाव की तरफ हम लोग आगे बढ़े। लंबे वक्त तक जिस हालांकि इसके चलते महिलाओं को सोशल सेंसर का सामना करना पड़ा, लोगों ने खूब फप्तियां कसी, खूब टिप्पणियां हुई, कंजर्वेटिव माइंडसेट एकदम से नहीं खत्म हुआ, मगर जो महिलाएं अड़ गई सो अड़ गई, और नतीजा ये निकला कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिवली महिलाओं ने भी तरक्की करी। इसका फायदा यह हुआ कि जिन कम्युनिटीज में पारसीज ने खास तौर पे इस चीज को बढ़ावा दिया, जो क्रिश्चियंस थे उसमें इस चीज को बढ़ावा पहले मिला, तो इसके चलते जो महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, इनके चलते उनके जो बच्चे फिर और ज्यादा जो है आगे और ज्यादा आपका उन पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो उसके चलते वो कम्युनिटीज और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गई। उनका तरक्की, उनकी विकास देखकर जब वो एकदम ही आगे निकल गए, तो दूसरे लोगों ने भी जो है कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लिया, और उस इंस्पिरेशन के नतीजे में हुआ ये कि उन्होंने अपने महिलाओं को भी जो है पढ़ाई पे फोकस किया, अपनी बेटियों को भी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया, और इसके चलते उन कम्युनिटीज ने भी फिर जो है तरक्की वगैरह करी है। आज भी अब कुछ कम्युनिटीज वगैरह जो शायद सबसे लंबे वक्त तक जो है कंजर्वेटिज्म के जाल में जकड़ी नहीं, आज उनमें भी जो है बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो उनमें भी जो मैक्सिमम बदलाव आएगा वो तभी आएगा जब महिलाएं शिक्षित हो पाएंगी, जब महिलाओं को जब शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक आदमी को पढ़ाओगे तो सिर्फ एक आदमी को पढ़ाओगे, एक लड़की को या एक महिला को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होता है। ये एक बहुत फैक्चुअल बात है, और इसका कहीं ना कहीं फायदा, एडवांटेज इंडिया को बड़े लेवल पर देखने को मिला, क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका जो है उसने महिलाओं की पढ़ाई पर फोकस किया है। और जैसे जैसे पढ़ाई पर फोकस करते हो दिमाग खुलता है, जो संकीर्ण और छोटी सोच है, जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, जो 14वीं-15वीं शताब्दी की जो माइंडसेट है और मानसिकता है वो निकलती है, और कहीं ना कहीं आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हो। 21वीं शताब्दी में रहते हो। अब ये नहीं है कि 21वीं शताब्दी में रह रहे हो, 12वीं शताब्दी का माइंडसेट आपका बना हुआ है और महिलाओं को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर संकीर्ण सोच है, उस तरीके की चीजें जो है खत्म होती हैं। ये सारे फायदे भी जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिले थे। तो इस तरीके से सवाल का जवाब जो है आपका होकर तैयार हो जाता है। अब यहां पर क्या क्या बातें आपको अंडरलाइन करनी है, तो ये वाला पॉइंट आपने अंडरलाइन खास तौर पर कर देना है। इसी तरीके से आपको ये वाला जो पॉइंट है इसको अंडरलाइन कर देना है। मिडिल क्लास को आपने अंडरलाइन कर देना है, ये चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये वाला पॉइंट जो है खास तौर पे आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है जी। और चाहे तो इसको करें, चाहे तो ना करें, आपकी मर्जी। इस तरह से एक अच्छा जवाब जो है यहां पे बनकर तैयार हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ट्रेस द मेजर रिवर्स एंड हिल रेंजेस। इंडिया के एक मैप के ऊपर आपका जो रिवर्स है, मेजर रिवर्स हैं और हिल रेंजेस हैं, उनको आप पहले तो ट्रेस करिए, पहला हिस्सा। Plot 10 cities mentioned in the chapter including Bombay, Calcutta and Madras, and prepare a brief note on why the importance of any two cities that you have marked, one colonial and one pre-colonial change in the 19th century। तो इस सवाल के कुछ हिस्से तो हम लोग कर चुके हैं, मगर और कुछ हिस्से जो हमको यहाँ पे करना है, एक एक करके हम लोग इसके हिस्सों को देखते चलते हैं। पहले इन्होंने ये बोला है कि इंडिया के एक आउटलाइन मैप के ऊपर आप जो है मेजर रिवर्स और हिल रेंजेस को मार्क कर दीजिए। तो पहले यही कर देते हैं, जो इंडिया की मेजर रिवर्स हैं, जैसे भी पहले हिल रेंजेस को कर देते हैं। ये अरावली हो गई, ये विंध्यास हो गए, ये सतपुड़ा हो गए, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए, कार्डमम हिल्स वगैरह हो गए, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गए, ईस्टर्न माउंटेन्स हो गए, छोटा नागपुर की प्लेट्यू के आसपास का इलाका हो गया। ये हम लोगों ने प्लॉट करके बता देना है। जो ब्राउन कलर से आपको सब दिख रहा है, ये हमने सारे के सारे हिल रेंजेस वगैरह प्लॉट कर दिए। अब मेजर रिवर्स की बात की जाए तो पहले तो माँ गंगा को प्लॉट कर दिया, यमुना को प्लॉट कर दिया, ब्रह्मपुत्र को आपने यूं प्लॉट करके बता देना है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सबको जो है आपने प्लॉट करके बता देना है। ये सारी की सारी, ये महानदी यहाँ से जा रही है, ये नर्मदा जा रही है, ताप्ती नदी जा रही है। इस तरीके से आपने मेजर रिवर्स वगैरह जो है इनको भी प्लॉट कर दिया। इंदस ये ऊपर से जा रही है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, ये सबको जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करके इस तरह से बता देना है। तो पहला हिस्सा तो ये खत्म हो गया, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। दूसरा हिस्सा इन्होंने बोला है कि आप 10 शहर जो है वो प्लॉट करके बताइए, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास भी आना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें एक नोट लिखिए कि क्यों इन शहरों के, इनमें से किन्हीं भी 2 शहरों के बारे में ये बताइए, एक कॉलोनियल और एक आपका प्री कॉलोनियल, जिसमें से इनकी इंपॉर्टेंस या तो घटी या बढ़ी और क्या उसकी सर्कमस्टांसेस रही। तो ये 10 शहरों की मैं थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कुछ शहरों के नाम आप प्लॉट कर लीजिएगा, कुछ के मैं प्लॉट कर देता हूं। कलकत्ता यहाँ पे है, मद्रास यहाँ पे है, बॉम्बे यहाँ पर है, सूरत यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पड़ता है, आगरा उसके थोड़ा नीचे की तरफ
तरफ में पड़ता है, कानपुर यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा, ग्वालियर यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ शहर मैंने प्लॉट कर दिए हैं, कुछ शहर अब आप लोगों ने प्लॉट करने हैं। इस तरीके से आपका भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर में। अब एक सवाल की इनमें से कुछ दो शहरों के बारे में बात करनी है, एक आपका कॉलोनियल सिटी होना चाहिए और एक कॉलोनियल सिटी के पहले का शहर, और किस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी या घटी, क्या चेंजेस वगैरह इसमें आए, वो अपने को लिखना है। तो वो डिस्कस हमने कर लिया है, वो भी आप लिख सकते हैं, बट मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले तो बॉम्बे की बात कर लीजिए और दूसरा आप बात कर लीजिए दिल्ली की। दोनों आज की तारीख में मेट्रो सिटीज हैं। पहले दिल्ली के बारे में लिखिए कि ये मुगलों के टाइम पीरियड में आपका कैपिटल हुआ करता था, और जैसे जैसे मुगल पावर का डिस्लाइन हुआ वैसे वैसे दिल्ली अपना रेलेवेंस खोता चला गया, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका इकोनॉमिक या फिर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से जो है इसका रेलेवेंस खत्म होता चला गया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर या फिर मुगल अंपायर जो है कम होता चला गया। बाद में फिर जो है आपका अंग्रेजों ने 1911 में फिर राजधानी बनाया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे नई दिल्ली डेवलप की गई, उसको फिर इंडिया का कैपिटल बनाया गया, उसके चलते डेवलप हुआ गया, मगर 200-300 साल फिर ये डिस्लाइन में रहा, इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिला नहीं। तो एक तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर बॉम्बे की बात करते हैं, तो बॉम्बे बेसिकली एक पोर्ट सिटी थी, जो मछेरों की कुछ एक आपके 7 टापू हुआ करते थे, उनकी कॉलोनी वगैरह हुआ करती थी। इन मछेरों की कॉलोनी के ऊपर फिर आपका पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा से कर दी, चार्ल्स 2 या चार्ल्स 1 नाम था। उसके बाद में दहेज में आपको उन्होंने चार्ल्स को दे दिया। चार्ल्स ने ये आपका चार्ल्स तो यहाँ पे झांकने नहीं आना था उसको हिंदुस्तान, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पकड़ा दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने फिर उसको डेवलप किया। अब क्योंकि ये पोर्ट है और यहाँ से डायरेक्टली आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, एक तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में, रेड सी के साथ में, और आपका अफ्रीका घूमकर आप यहाँ से जा सकते हो यूरोप की तरफ। तो ये फिर आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप होने लगा, यहाँ से खूब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपकी रेलवे लाइन्स यहाँ तक बिछा दी, जहाँ से आप सामान लेकर आते थे, तो और ज्यादा मात्रा में सामान आने जाने लगा। कुल मिलाकर धीरे धीरे करते करते ये हिंदुस्तान का या पूरे के पूरे एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप हुआ, और आज तक जो है आर्थिक महानगरी हिंदुस्तान की बनी हुई है। इस तरीके से जो है इस सवाल का जवाब आप देकर खत्म कर सकते हो, और इस तरीके से आपका जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर कॉलोनियल सिटीज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सारे अपने खत्म होते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी में दिए गए थे वो सारे के सारे अपन लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। अब इसी के साथ में अपना सेशन भी यहीं पे एंड होता है, और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग इसी तरीके से जो दूसरे हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि एंड करने के पहले, समाप्त करने के पहले, अलविदा कहने के पहले, आप सबको बाय बाय कहने के पहले, टाटा बाय बाय कहने के पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई फीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट आप एकदम सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या स्पोकन इंग्लिश, या इसके अलावा भी जो सारा कंटेंट है आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। अब अगला सवाल आपका ये रहेगा कि कंटेंट आप ये जो हाई क्वालिटी कंटेंट है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है, आप कैसे एक्सेस करोगे। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप ये कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, आप ये सारा का सारा कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा, आप ये सारा का सारा कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, और ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप उसकी मदद से इसको एक्सेस करें, इसको देखें, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एनहांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एक्यूमुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते चलें, एम्पावरमेंट अपना हासिल करते चलें, और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। एक बात, अब ये हमें भी पता है कि एक लेक्चर आप 1 बार 2 बार मैक्स टू मैक्स 3 बार देखोगे, जब आपको उसको रिवाइज करना है तब आप पूरा लेक्चर नहीं उठाओगे, आप पूरा का पूरा जो वीडियो है उसे नहीं देखोगे, आपको जरूरत पड़ेगी नोट्स की। तो ये नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं बुक्स के फॉर्म में, हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में। इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, और इनका अच्छे से बार बार रिविजन कर इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट हो, कोई और शक हो, कोई और शुबा हो, कोई शिकायत हो, कोई बात हो, कोई नया कोर्स की डिमांड हो, कोई नई चीज आप चाहते हो, तो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इन पर जाके आप अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे ही आप ये कमेंट वगैरह करेंगे, वी विल रिवर्ट बैक टू यू, जल्दी हम आपको उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, और आपकी जो भी बात रहेगी उस क्यूरी पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो इसी नोट पे
सेशन समाप्त करूंगा इसी बात के साथ में कि जितना हो सके नॉलेज गेन करें, खुद का भी भला करें, और अगर दूसरों के बारे में जिनको आपको लगता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में उन्हें पता नहीं है मगर उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, और ताकि उनका भी भला हो, वो भी जो है इस क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें और अपना एम्पावरमेंट कर सकें। देखिए इस बात को समझिएगा, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, नॉलेज से बड़ा कोई और एम्पावरमेंट नहीं होता, कोई और सशक्तिकरण नहीं होता, कोई और हथियार नहीं होता। 50 बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, 50 बार और रिपीट करूंगा। एक आदमी को एक दिन मछली खिला दो, उसका एक दिन पेट भरेगा। उसे मछली पकड़ना सिखा दो, वो जिंदगी भर भूखा नहीं मरेगा। सेम एजुकेशन के साथ में है। एजुकेशन बेसिकली आपको मछली पकड़ना सिखा रहा है, एक सशक्तिकरण दे रहा है ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, तरक्की कर सकें और तरक्की के रास्ते पर आगे जा सकें। तो जितना हो इसका फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके अपना एम्पावरमेंट करें, अपना भला करें, दूसरों का भी भला करें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें और रुके नहीं। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। ध्यान रखें अपना, खुश रखें अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। हंसते मुस्कुराते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।